वक्त का इंतजार करो जनाब, वादा है आपसे बेहतर और शानदार नजारा दिखाएंगे। I'll never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो ट्रिपल एस आर्मी, क्या हाल चाल है आप सभी के। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कारम सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। क्या हाल चाल है बताओ भाई, क्या हाल है। रील्स स्क्रॉल करते करते भूल ही गया था कि आज क्लास भी है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर मजा में है, आप बताओ सर। हैं, मैं भी एकदम बढ़िया। ये कौन है आई लव यू बोल रहा है? सक्षम शुक्ला, किसको आई लव यू बोल रहे हो बेटा? शादीवाला.com बताओ। तो आज क्लास भारती मैम की थी, लेकिन मैं आ गया हूं आज की क्लास लेने, है ना। भारती मैम शायद कहीं गई हुई हैं या पता नहीं, मुझे रीजन नहीं पता है ना। शायद किसी टॉपर, पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है भारती मैम कहाँ पर है। शायद वो अवेलेबल नहीं रही होंगी, इसलिए मैंने ये क्लास ले लिया है भाई। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। अपना सिलेबस थोड़ा सा और बढ़िया हो जाएगा। हाँ, सिलेबस अपना और थोड़ा सा आगे हो जाएगा, थोड़ा दमदार हो जाएगा। बताओ भाई, क्या हाल चाल है। हाँ सर, व्हाट हैपेंड टू भारती मैम? अरे भैया, भारती मैम एकदम सुरक्षित हैं, एकदम मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर कुछ काम होगा, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा, इसलिए मैम गई होंगी, है ना। कह रहे सर अब केमिस्ट्री पढ़ाओ, अब केमिस्ट्री की क्लास में आ गए हो तो बताओ जरा मैम क्या पढ़ा रही थी। केमिस्ट्री में क्या है यार? केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट है जो बताओ वो पढ़ा देंगे, है। बताओ केमिस्ट्री में क्या है, क्या पढ़ना चाहते हो केमिस्ट्री में? बताओ तुम जो कहोगे आज मैं वो पढ़ा दूंगा केमिस्ट्री में तुम्हें, है। कह रहे हैं सर जी आवाज थोड़ा कम आ रहा है, क्या हमको और तेज चिल्लाना पड़ेगा क्या? अब बताओ तुम। नहीं, हाँ जी, एकदम चकाचक बोलो, आवाज आ रही है कि नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इक्षित पांडे जी ने कहा है सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स मैम पढ़ा रही है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताओ क्या होता है। एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसलिए जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच करके रखता है। उनके बीच में ये इंटर एटॉमिक फोर्स कह लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लो, है ना। उसके बाद सर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात आती है, प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपेल करते हैं, इसलिए इस झगड़े को शांत करने के लिए पिक्चर में आता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स ही उनके बीच में अट्रैक्शन एस्टैब्लिश करता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल हो जाता है। और बताओ इस चैप्टर में क्या है? कुछ भी तो नहीं है, है? कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, खत्म हो गया चैप्टर। इतना ही तो चैप्टर है। सबसे पहले हमारे देखो थॉमसन साहब आए थे, उन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो तरबूज की तरह होता है। जैसे तरबूज के अंदर बीज धसे होते हैं, वैसे कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। तो इनके मॉडल में स्टेबिलिटी वगैरह ये बता नहीं पाए, तो भैया मॉडलवा जो है फेल हो गया। फिर रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करा दी गोल्ड फॉइल के ऊपर, और उसके थ्रू ये बता दिया कि भैया एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो खाली होता है, इसलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे सीधे चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल हल्का सा डिफ्लेक्ट भी होते हैं ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ, उससे ये पता चल गया कि भैया जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पर है, उसको न्यूक्लियस नाम दे देंगे। और बहुत रेयर अल्फा पार्टिकल ऐसा भी होता है जो सीधे आया था, शैलेंद्र पांडे से टकराकर सीधे वापस आ गया, मतलब न्यूक्लियस से टकराकर सीधे सीधे वापस आ गया। ऐसे अल्फा पार्टिकल्स बहुत रेयर होते हैं। इससे यह पता चलता है कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर ही कंसंट्रेटेड होता है। बोलो क्या है इस चैप्टर में, है? बताओ क्या ही है इसमें,
बोलो बात समझ में आई है तो फटाफट जरा एक बार ट्रिपल एसओपी हो जाए, है ट्रिपल एसओपी हो जाए अगर बात एकदम चकाचक समझ में आ गई है तो। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हो गया है। हाँ बोलो यार, बताओ बताओ। तो हम लोग आए हैं हाँ पढ़ाई लिखाई करने के लिए यहाँ पर। तो हम लोग आज यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर है आज 4। ट्रिपल एस आर्मी के इस सटकेला सन की समाज में ज्वाइन होने के लिए आप सभी इस कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर सीधे सीधे ये खूबसूरत सा नाम सर्च करके भी आप सभी लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर ट्रिपल एस का फुल फॉर्म क्या है? ट्रिपल एस का फुल फॉर्म है सटकेला सन की समाज, है ना फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने वाले लोग ज्यादातर सन की होते हैं, है ना, सटकेले टाइप के होते हैं। तो हमने एक पूरा समाज बना दिया भैया, ट्रिपल एस आर्मी के नाम से एक समाज बना दिया। ये है हमारा सटकेला सन की समाज, जो सिर्फ और सिर्फ सनक जाता है तो पढ़ाई करता है और कुछ नहीं करता है। बोलो अब सही है? कह रहे सर आप केमिस्ट्री भी पढ़ाने लग जाओ, बहुत जल्दी, टेंशन ना लो, अब मैं केमिस्ट्री का भी कोर्स शुरू करूंगा पढ़ाना, है ना। यस चलिए, तो सबसे पहले सर क्या करेंगे, हम लोग रिवीजन के नाम पे सरप्राइज टेस्ट करते हैं हर क्लास में, वो करेंगे। इसके बाद मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाऊंगा बेटा, राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है वो भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, और धुआंधार क्वेश्चंस भी इन टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको करवाने वाला हूं। लेकिन एक बार जरा चैट बॉक्स में दिल दिखा दो अगर बात समझ में आई है तो, है? अगर इजाजत है आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए, फटाफट बताओ यार, है? दिल दिखा दो यहां पर जरा लाइव चैट में, जल्दी से दिल दिखा दो। हाँ एक बिटिया कह रही है सर जी पढ़ा दीजिए। भैया हम तो पढ़ाने ही आए हैं, पढ़ाना ही आए हैं। चलो इसी बात पर एक शायरी सुना देते हैं। हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। मेरी बातों में मजाक होता है लेकिन मेरी हर बात मजाक नहीं होती। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, अभी तक मजाक मजाक में मैं आपको जितना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, सेम यही एटॉमिक स्ट्रक्चर काफी ज्यादा डिटेल में मैं आपको क्लास 12th में पढ़ाऊंगा, जब आप लोग क्लास 12th में आएंगे तब। क्योंकि क्लास 12th का एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम का, जहां पर हम लोग पूरा डेप्थ में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में तो क्या ही पढ़ोगे तुम, है थ्योरी वेरी पढ़ लोगे, राइट। चलिए, तो इसी बात पर भैया प्रश्न से अपनी शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर की शुरुआत एक सरप्राइज टेस्ट देखते हैं भैया। आज के इस टेस्ट में विजेता कौन होता है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस? इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो यूनिटलेस है? कल मैंने आपको ग्रेडियंट का मतलब बताया था। जिस भी चीज का ग्रेडियंट निकाला जाता है उसके डिनोमिनेटर में चेंज इन पोजीशन आ जाता है। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन पोजीशन, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। चलो फटाफट सभी लोग देखो, पूरे 45 घंटे हैं आपके पास, फटाफट आंसर करो इस क्वेश्चन का। वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट या फिर फोर्स ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का मतलब बताया था, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन पोजीशन। ऐसे ही प्रेशर का ग्रेडियंट है तो भैया चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट है तो भैया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन पोजीशन। ठीक है, फोर्स ग्रेडियंट है तो भैया चेंज इन फोर्स अपॉन चेंज इन पोजीशन। फटाफट बताओ इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो यूनिटलेस हो सकती है भाई? यूनिटलेस हो सकती है। कुछ लोग महा गधों वाला जवाब दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल गधैया छाप वाला एकदम जवाब दे रहे हैं। ए ऑप्शन कुछ लोग लिख रहे हैं, बहुत मारेंगे बेटा गिरा गिरा के। वेलोसिटी ग्रेडियंट तुमको यूनिटलेस दिख रहा है? यहां पर मीटर पर सेकंड आएगा, नीचे मीटर आएगा, मीटर मीटर कटेगा, लेकिन वो सेकंडवा क्या तुम अपने घर ले गए हो? वो तो रहेगा यहां पर सेकंड तो रहेगा भाई साहब। बताओ, है बताओ। केवल सी वाला ऑप्शन है बेटा, मीटर बटे मीटर, दोनों का मीटर कट गया। ओ हो ठीक है, सीबीएसई वाला बच्चा आ गया है क्या आज क्लास में? है आज क्लास में क्या सीबीएसई वाला बच्चा आ गया है क्या? जल्दी बताओ जरा, कितने लोग सीबीएसई वाले हो यहां पर? घुसपैठियों, हैं घुसपैठियों, घुस गए हो हमारी आईसीएससी की क्लास में? आईएससी में आज सीबीएसई वाले गधे बैठे हैं क्या? बताओ जरा हमें, कितने यहां पर सीबीएसई वाले हैं? जल्दी से बताओ जरा गधों, हैं बैलो। लग तो रहा है हमें केवल 39% लोग सही हैं, बाकी जनता तो जो है एकदम बैले पैदा हुई थी क्या?
विकसित साहब हैं, सबसे आगे हैं, सबसे सही, इन्होंने एकदम फटाफट जवाब दिया है। बेटा जब बात यूनिट लेस क्वांटिटी की हो रही है, जिसके पास यूनिट ना हो भाई, यूनिट ना हो बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन पोजीशन। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर बटे मीटर दोनों का कट गया, खत्म बात है। तब आईएससी वाले हो तो काहे ऐसी नालायकी कर रहे हो रे बाबा, है नालायकों? जब तुम सब लोग यहां पर आईएससी वाले ही हो तो काहे ऐसी नालायकी कर रहे हो? बहुत बेटा मार मार के गिराए जाओगे। डुग्गू लाल को बुलाना पड़ेगा क्या है? चलो, तो फिलहाल यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है डेंसिटी ऑफ द वुड इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस यूनिट, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन एमकेएस यूनिट इज। अगर ये सीजीएस यूनिट में है, इसको एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो आखिर इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हमारा क्वेश्चन है। बताओ बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। सभी लोग फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको सिखाया था कल कन्वर्जन ऑफ यूनिट कैसे होता है भैया। N1U1 जो है वो N2U2 के बराबर होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है हमारी? 0.5 के बराबर है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? ML-3, है ना। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ML-3। N2 हमें निकालना है और यहां भी वैल्यू क्या होगी? ML-3। बोलो यार। बट क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट में है तो 1 1 लगाएंगे, ये दूसरे वाले यूनिट में है तो यहां पर हम लोग 2 2 लगा देंगे। N2 की वैल्यू बेटा हम लोग को निकालनी है, तो N2 की वैल्यू 0.5 टाइम्स M1 डिवाइडेड बाई M2, यहां पर L1 डिवाइडेड बाई L2 की होल पावर में क्या चढ़ेगा? -3 चढ़ेगा। अब सिर्फ आपको यूनिट यहां पे रख देनी है। M1 जो है वो ग्राम में है और जो M2 हमें चाहिए वो किलोग्राम में चाहिए, राइट। L1 जो है हमारा सेंटीमीटर में है और हमें जो चाहिए वो मीटर में चाहिए, पावर में -3 हो जाएगा। तो 0.5 टाइम्स ये ग्राम हो जाएगा। 1 किलोग्राम में भैया 1000 ग्राम होते हैं, ये रख देंगे। ये सेंटीमीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो उसको भी रख देंगे। पावर में -3 है, सेंटीमीटर कटा, ग्राम से ग्राम कटा। 0.5 है डिवाइडेड बाई 1000 है, और ये जो 100 है बेटा वो ऊपर आ जाएगा, यानी 10 की पावर 6 बन जाएगा जो कि ऊपर है। तो ये बनेगा 0.5 इंटू 10 की पावर 3, यानी कि हमारा आंसर हमें मिल गया 500 के बराबर। 500 का मतलब ये क्वेश्चन मैं खुद ही कर दे रहा हूं, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हालांकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था तो यहां पर हम लोग बेईमानी कर सकते थे, यानी कि हम ये मेथड ना लगाकर सीधे ही सीधे कन्वर्ट करके भी आंसर निकाल सकते थे। बट आपके एग्जाम में, आपके स्कूल में जो क्वेश्चन आएगा बेटा, दैट विल बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वहां पर यही वाला मेथड आपको लगाना पड़ेगा। यही वाला मेथड बेटा आपको लगाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? 100%, है ना जी, है ना। आरोही कह रही है हाँ सर, हमें सब पता था सर, हम तो बचपन से ही सर बेईमान पैदा हुए थे, है ऐसा बेटा। तो कोई नहीं, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलो फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट? इनमें से कौन सा है जो सबसे छोटू वाला यूनिट है? तो मिलीमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, फर्मी है, या फिर मीटर है? चलो फटाफट सभी लोग जवाब दे दो, पूरे 45 सेकंड आप सभी के पास हैं। दो भैया फटाफट जवाब दो। सबसे छोटू यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट यहां पर कौन सा है? जल्दी से बताओ बेटा। बताओ भाई, सबसे छोटा यूनिट इनमें से कौन सा है? मिलीमीटर जो होता है वो एक मूवी आई थी, उसमें आमिर खान का दोस्त था, 3 इडियट्स में, है ना, ऐसा। 1 मिलीमीटर जो है वो 10 की पावर -3 मीटर वाली बात हो रही है। एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 की पावर -10 मीटर होता है। फर्मी जो है वो 10 की पावर -15 मीटर होता है, और मीटर तो मीटर ही होता है। तो सबसे छोटा यूनिट यहां पर कौन है भैया? फर्मी मीटर है। शी इज अगेन राइट, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल चकाचक है, बिल्कुल राइट है। देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीयों ने सी वाला ऑप्शन लिया है। तो 80% से ज्यादा बच्चों ने सही किया है। लक्षिका रोज, इनके नाम में ही रोज है, वाह क्या बात है।
वैभव आनंद है, वेदांश है, मोहम्मद अबीद, कलाम साहब, अरे लोग कलाम साहब भी आ गए हैं, क्या बात है। सुखप्रीत है, हर्षिल है, और ये डब्लू मौर्य है, सर्वेश्वर है, प्रिंस है, ईशा सिंह है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मिसक्लिक हो गया। अंशिका बेटा तुम क्या मतलब वो पाकिस्तान की मिसाइलों की तरह बन रहे हो क्या? सर जी वो हर बार मिसक्लिक हो जाता है, यहां से गिराया तो था वहां गिरने के लिए, लेकिन हमारे यहां गिर गया घूम के सर। है ऐसा करना है क्या? बताओ, ऐसा कैसे तुम लोग जो है पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हो? है मिसक्लिक हो जाता है तुम्हारा। चलो, व्हेन अ वेव ट्रेवल्स, अब बेटा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना ये क्वेश्चंस को, है ना। अब जो क्वेश्चंस हैं थोड़े अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस यहां पर आ रहे हैं। हाँ ओके ठीक है। When a wave travels in a medium, the displacement of the particle located at a distance x at time t is given by y is equal to a sin bt minus cx। ठीक है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है वो a sin bt माइनस सी एक्स, राइट। अब आपको बताना है द डायमेंशन ऑफ b अपॉन c इज सेम एज दैट ऑफ, आपको बताना है b अपॉन c का जो डायमेंशन निकल करके आएगा वो आखिर इनमें से किस चीज से मैच करेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करो। धड़कन साहब कह रहे हैं पाकिस्तानी हैट, ये ऐसी फालतू बातें नहीं करने का, बहुत मारेंगे बेटा। चलो यार देखो, ए साइन बी टी माइनस सी एक्स, यहां पर ध्यान से समझना जरा, साइन के अंदर बेटा कौन होता है? साइन के अंदर हमेशा थीटा ही तो होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि एंगल, और एंगल हमेशा कैसा होता है? डायमेंशनलेस। एंगल कैसा होता है? डायमेंशनलेस। अगर ये अंदर डायमेंशनलेस है, इसका मतलब ये जो b इंटू टी है ये भी डायमेंशनलेस रहा होगा। डायमेंशनलेस होने का मतलब m0 l0 t0 यहां सब जीरो ही जीरो होगा, बोलो यार। और ये जो cx लिखा हुआ है ये भी डायमेंशनलेस रहा होगा, यानी कि ये भी m0 l0 t0 रहा होगा, यानी कि डायमेंशनलेस रहा होगा। अब तुम फटाफट डायमेंशन निकालो, b का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम का जो डायमेंशन होगा जो कि कैपिटल T होता है, दैट इज डायमेंशनलेस, यानी कि m0 l0 t0। ठीक है, यहां से बेटा b का डायमेंशन निकल करके आएगा, ये नीचे आएगा, तो b का डायमेंशन आएगा t की पावर में -1। सिमिलरली यहां से भी आप निकालेंगे, c का जो डायमेंशन निकल करके आएगा वो आएगा l-1। अब तुम्हें b अपॉन c करना है और बताना है कि वो इनमें से किस चीज से मैच करेगा। सोच समझ करके आंसर देना, जल्दबाजी में आंसर मत देना, गलत मत करना। तुम 45वें सेकंड में आंसर दो लेकिन गलत मत करना बेटा। चलो करो, ट्राई करो, करो करो। एलाना कह रहे सर हमें पोल में करने दीजिए ना, करिए ना। सॉल्व करो। जो मैंने कंसेप्ट बताया बेटा वो समझ में आया ना तुमको, कि जो थीटा होता है दैट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, है ना। एंगल कहीं भी होगा वो हमेशा डायमेंशनलेस ही होगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके अंदर ये जो थीटा होता है दैट इज डायमेंशनलेस। सिमिलरली ये जो साइन थीटा है ये खुद में डायमेंशनलेस होता है बेटा, ये खुद भी डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है जरा सोचो, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मीटर बटे मीटर दोनों कट जाएगा, तो इट इज डायमेंशनलेस। तो सिमिलरली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। इसी के साथ साथ कई बार आपने एक्सपोनेंशियल टर्म्स देखे होंगे, जैसे e की पावर में ax लिखा है, e की पावर में x लिखा है, e की पावर में समथिंग लिखा है। तो जो कुछ भी ऊपर e की पावर में होता है बेटा, ये वाला टर्म भी हमारा कैसा होता है? डायमेंशनलेस होता है। ये भी कैसा होता है? डायमेंशनलेस होता है। बात समझ में आ रही? e की पावर में अगर कुछ चढ़ा हुआ है तो दैट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? एक बच्चा पूछ रहा है सर ये वाली इक्वेशन कैसे बनी है। देखो बेटा, क्वेश्चन ये नहीं है कि ये इक्वेशन कैसे बनी है, क्वेश्चन ये है कि यहां पर बी और सी का डायमेंशन कैसे निकाला जाएगा। जैसे मिर्जापुर में एक डायलॉग था ना कि वो डैश है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो मेरा
डैश है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सर ये इक्वेशन कहां से आया, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि सर बी और सी का डायमेंशन हम लोग किस कंसेप्ट से निकाल रहे हैं। तो कंसेप्ट यही है कि जो एंगल्स होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। ई की पावर में कुछ भी चढ़ा हुआ है तो दैट इज ऑल्सो डायमेंशन लेस। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, यहां से अगर मैं बी अपॉन सी करूंगा तो सीधे सीधे बी का डायमेंशन आएगा टाइम इनवर्स और सी का डायमेंशन आएगा लेंथ इनवर्स। तो लेंथ आ जाएगा ऊपर, तो एल टी माइनस वन तो सर स्पीड या वेलोसिटी का होता है। यानी कि सर पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने सही किया है। तो ओनली एंड ओनली 46% बच्चे सही कर पाए, बाकी जनता ने गलत कर दिया। भाई क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से सुनो और समझो। आप लोग बेटा क्लास 11th में आ चुके हो, है ना? यस, क्लास 11th में आ चुके हो। वैभव पूछ रहे हैं कि सर पावर में अगर बेस में 1 रखा हो तो क्या होगा, है ना? 1 की बात मैंने नहीं किया, मैंने आपसे ई की बात किया है, एक्सपोनेंशियल टर्म की बात मैंने आपसे किया है, राइट। एक्सपोनेंशियल कोई भी जो टर्म होता है मैंने उसकी बात आपसे किया है। ई जो है वो एक्सपोनेंट होता है, उसकी वैल्यू 2.7 समथिंग आती है निकल करके, 2.7 मान लो आप, है ना। जब लॉग वाला चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पर शायद आपसे ई की बात की गई होगी, एक्सपोनेंट की बात आप लोगों से की गई होगी। क्लियर है? देखो मैं लाइव चैट को बंद कर रहा हूं, आप लोगों को 1 मिनट की कुछ बात समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, देखो पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। हो सकता है मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं जो शुरुआत में इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूं मैं ना कराऊं, मैं सीधे सीधे आऊं, जो मुझे आज कंसेप्ट पढ़ाना है मैं वही वाला कंसेप्ट पढ़ाऊं और आगे बढ़ जाऊं, रिवीजन ना भी करवाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट। लेकिन मेरा यह मानना है कि पिछली क्लास में जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करके आना बहुत जरूरी है। तो मैं उन चीजों पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाता हूं। इसी बहाने 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस हो जाते हैं आपके पिछली क्लास वाले, है ना, और आपके ये कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए दिल दिमाग को आपको एकदम खोल के रखना पड़ेगा। देखो मैं बेसिकली जेई नीट लेवल का टीचर हूं, तो जब मैं इन बैचेस में आता हूं पढ़ाने ना, तो मेरा हमेशा का फोकस होता है कि मैं बच्चों को इन डेप्थ नॉलेज दूं, आपको इतनी प्रैक्टिस करवाऊं कि आपसे कंपटीशन के भी क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए और आपसे आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन भी सॉल्व होने चाहिए। ये मेरा फोकस होता है, राइट। तो वो अचीव करने के लिए आपको अपने कंसेप्ट्स में बहुत क्लैरिटी लानी पड़ेगी। उसके लिए मैं जितनी चीजें आपको बता रहा हूं, आपको वो सारी चीजें बेटा आनी चाहिए, समझना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे ले जाओ, रिपीट करके देखो। मैंने आपको शायरी में भी आज क्या बोला, मेरी बातों में मजाक होता है लेकिन मेरी हर बात मजाक नहीं होती। मैं मजाक मजाक में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो आपके दिमाग में बहुत सीरियसली बेटा जानी चाहिए। तो प्लीज उसको सीरियसली समझो। यहां पर जो एंगल मैंने बताया, एंगल कोई सा भी जो होता है वो डायमेंशनलेस है। और ये बात आज से नहीं चल रही है, ये बात सेकंड लेक्चर में भी हुआ था जब डायमेंशन सिखाया था, थर्ड लेक्चर में यानी कि कल भी मैंने प्रैक्टिस कराया, आज भी मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि एंगल डायमेंशनलेस होता है। अगर एंगल डायमेंशनलेस है तो बीटी भी डायमेंशनलेस होगा और सीएक्स भी डायमेंशनलेस होगा। अब क्योंकि दोनों में माइनस का साइन लगा है तो आपको यह बात ऑलरेडी पता होनी चाहिए, याद होना चाहिए कि सर जो डायमेंशन बीटी का होगा वही सीएक्स का होगा। तो चांस की बात क्या है कि ये भी डायमेंशनलेस है, वो भी डायमेंशनलेस है। तो यहां से हमने बी और सी का डायमेंशन निकाला, दोनों को डिवाइड किया, खड़ाक से आ गया डायमेंशन यार। तो अगर तुम कंसंट्रेटेड माइंड से करोगे तो तुम्हें बात 100% समझ में आएगी। अब कुछ बच्चों ने देखो, जैसे ही मैंने कहा कि बेटा ई की पावर में ax, जब भी कभी ऐसा टर्म आपको मिले तो समझ जाना कि जो ax है वो डायमेंशनलेस है। अब जैसे ही मैंने ये बात बताई, कुछ बच्चों के दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन अराइज हुआ, सर 1 की पावर में कुछ हो जाए तो? भाई तुम्हारा काम अभी क्या है, जितनी मैं बताते जा रहा हूं, जो चीज मैं बताता जा रहा हूं उसको समझ, वो समझ आ गया तो तुम सही ट्रैक पर हो। इधर उधर अपना दिमाग ज्यादा मत भटकाओ। जो भी तुम्हारे सिलेबस में होगा, जो भी तुम्हारे काम की चीज होगी, मैं वो सब चीज बताऊंगा। भरोसा रखो अपने इस भाई पर, भरोसा रखो मेरे ऊपर। 12-13 साल हो गए यही करते हुए, एक भी चीज बचेगी नहीं। मैं अभी जो बता रहा हूं इसका मतलब इस चीज का यूज अभी आगे कहीं आने वाला है, इसीलिए बताया हूं, नहीं तो ना बताता। ठीक है, तो जब वो 1 की पावर वाला कोई चीज होगा, जब उसका भी कहीं यूज आएगा, बताएंगे सब कुछ, छूटेगा कुछ नहीं। परेशान मत होना, तुम सिर्फ पेशेंसफुली जो कुछ भी मैं समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं, उसको 100% अडॉप्ट कर लो, तुम फिजिक्स में प्रो बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेटा गलत है? डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट,
डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट ऑल्सो, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, या फिर डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज इनकरेक्ट। चलो 30 सेकंड का टाइम मैं आपको दूंगा, चार के चारों ऑप्शंस आपने पढ़ रखे हैं, सोच समझ करके सभी लोग आंसर करो फटाफट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो करेक्ट हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। जो इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट है वो इनकरेक्ट भी हो सकती है, ये भी बात सही है। जैसे मैं लिख दूं v प्लस यू बराबर 80। अब अगर तुम डायमेंशन के हिसाब से चेक करोगे ना बेटा तो सही आएगा, क्योंकि जो डायमेंशन v का होगा वही u का होगा, वही 80 का होगा। डायमेंशन के हिसाब से सही है, बट आपको पता है कि v बराबर u प्लस 80 होता है, तो वो इक्वेशन गलत है। तो जो डायमेंशनल के हिसाब से करेक्ट है वो गलत भी हो सकता है, तो ये पॉइंट भी सही है। लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, ये पॉइंट जो है बिल्कुल गलत है। जो इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से सही नहीं है वो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती है। और यहां कह रहा है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज इनकरेक्ट, मतलब जो डायमेंशन के हिसाब से सही नहीं है वो गलत ही है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा, तो दैट मे बी करेक्ट। ठीक है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, है ना। ये स्टेटमेंट जो हमारा है ये गलत स्टेटमेंट है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। सी वाला ऑप्शन 31% बच्चे इसको कर पाए हैं, बाकी लोग इसको नहीं कर पाए हैं। देखो, और आंसर भी जो आया है वो बहुत ही ज्यादा मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है। 27% बच्चे बी कह रहे हैं, 25-26% बच्चे डी कह रहे हैं, है ना। उन्होंने इस पॉइंट को ध्यान से नहीं समझा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इक्वेशन सही है तो सही हो सकती है, इक्वेशन सही है तो गलत भी हो सकती है। कल भी इस चीज को मैंने समझाया था आप लोगों को कि अगर v प्लस यू बराबर 80 लिख दिया जाए तो डायमेंशन के हिसाब से ये भी सही है ना, बट इक्वेशन गलत है। तो बेटा ये पॉइंट भी सही हो गया। जो इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से गलत है दैट मे बी करेक्ट, ये नहीं हो सकता। डायमेंशन के हिसाब से अगर गलत है तो फिर वो गलत ही होगा, वो सही नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो गया। अगले क्वेश्चन पर आओ बेटा। कह रहा है टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी जेई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। यहां पर हमसे कह रहा है कि कोई भी एक क्वांटिटी पी है जो कि एक टाइम डिपेंडेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाय पी बराबर पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। EXP मतलब एक्सपोनेंट, है ना। वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, टी इज द टाइम, तो आपसे कह रहा है द कांस्टेंट अल्फा हैज डायमेंशन। आपको अल्फा का डायमेंशन यहां पर बताना है। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि अगर e की पावर में कुछ भी चढ़ा हुआ है तो ये सारी चीजें कैसी हैं? डायमेंशन लेस है। अल्फा टी स्क्वायर कैसा है बेटा? डायमेंशन लेस है। तो अब आपको अल्फा का डायमेंशन यहां से बताना है। फटाफट सभी लोग ट्राई करो। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा इन दिस पर्टिकुलर केस? अगर अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशन लेस है तो अल्फा का डायमेंशन, टाइम का स्क्वायर है तो टी स्क्वायर है। दिस इज डायमेंशन लेस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? m0 l0 t0, है ना। ये सब डायमेंशन लेस हो गया। तो यहां से अल्फा का डायमेंशन निकाला जा सकता है t की पावर में -2, t की पावर में -2। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप यहां से देख करके अपने आंसर को सीधे सीधे रख सकते हो कि सर अल्फा का जो डायमेंशन है वो t की पावर -2 होता है, राइट। फ्रॉम दिस, अगर यहां अल्फा टी की पावर 3 हो जाता, अल्फा टी क्यूब हो जाता, तो यही टी की पावर -3 हो जाता। बात समझ में आई? कंसेप्ट ये कहता है कि ई की पावर में अगर कुछ भी चढ़ा हुआ है तो वो चीजें हमारी कैसी हैं? दैट इज द डायमेंशन लेस, है ना। तो सेकंड वाला ऑप्शन बेटा यहां पर बिल्कुल सही है, और 48% बच्चों ने सही किया है, वेदांश ने सही किया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है अ फोर्स इज गिवन बाई, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये जेईई या नीट के सब PYQs चल रहे हैं जो मैं सेलेक्ट करके लाया हूं टॉपिक के हिसाब से। इस मेहनत की तो कदर करो मेरे भाई, रिवाइज करके आया करो लेक्चर में। देखो F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर लिखा है, तो हमसे कह रहा है डायमेंशन ऑफ A एंड B आर, A और B का डायमेंशन क्या होगा। अब बेटा कंसेप्ट क्या कहता है कि सर अगर
आप इस इक्वेशन को देखें तो सर जो डायमेंशन AT का है वही डायमेंशन सर फोर्स का होना चाहिए, और सर वही डायमेंशन BT स्क्वायर का भी होना चाहिए। यही तो कंसेप्ट कहता है कि जो डायमेंशन AT का वही BT स्क्वायर का होगा और वही डायमेंशन फोर्स का भी होगा। तो यहां से आप सीधे सीधे फोर्स का डायमेंशन लिख सकते हैं सर MLT-2। ए का डायमेंशन हमें निकालना है, टाइम का डायमेंशन T होता है, यहां से ए का डायमेंशन निकल कर आ जाएगा एंड दैट विल बिकम MLT-3। सिमिलरली बी का डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं अगर फोर्स और BT स्क्वायर का डायमेंशन ले लिया जाए तो, सेम पैटर्न पर। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया भैया MLT-2, ठीक है। बी का डायमेंशन बी हो गया, टाइम स्क्वायर है तो T स्क्वायर हो गया। अब चलो फटाफट ट्राई करो यहां से। बी का डायमेंशन साफ साफ मेरे को दिख रहा है, इट इज MLT माइनस कितना, देख लो। अब बताओ ए और बी का डायमेंशन कौन सा है जो मैचिंग है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। करो सॉल्व। ऋतिक कह रहे हैं सर आप टाइम नहीं देते हैं। अब क्या बेटा कितना टाइम देंगे यार, तुम्हें पता है मैं कितनी स्लाइड्स लाया हूं आज पढ़ाने के लिए, 40, जिसमें भर भर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मुझे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराने हैं। हर एक क्वेश्चन को पढ़ता हूं, आपको हिंट देता हूं, फिर 45 सेकंड का टाइम देता हूं। और बेटा कितना टाइम चाहिए बताओ। तुम्हारे सामने जब मैंने यहां तक लिख दिया स्टेप, यहां तक का स्टेप लिख दिया, आखिरी स्टेप केवल तुम्हें लिखना था, और तब मैंने 45 सेकंड का पोल दिया है। इससे ज्यादा टाइम चाहिए तुम्हें, बताओ, इससे ज्यादा टाइम चाहिए? तो भैया इसका जो है करेक्ट ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन, है ना। 83% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, विकसित ने सबसे पहले फिर से कर दिया है। अच्छा एक बात और है, कई बार बच्चे टॉप पर आने की वजह से गलत कर जाते हैं, ये गलत है। तुम्हारी प्रायोरिटी है क्वेश्चन को सही करना, टॉप में आओ ना आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम क्वेश्चन सही कर रहे हो तो तुम सही ट्रैक पर चल रहे हो, ठीक है। तो एक्यूरेसी यहां पर मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू रैंक। रैंक ना आए चलेगा, बट एक्यूरेसी आपकी सही होनी चाहिए। पूरे 45 सेकंड का टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सही करो, गलत आंसर नहीं आना चाहिए। जल्दी के चक्कर में गलत मत करो, है ना। यस, ऋतिक कह रहे हैं सर फिजिक्स में बहुत कम नंबर आए थे। तो बेटा इसका कारण क्या है, उस कारण को ढूंढो। अगर आपके फिजिक्स में कम मार्क्स आए थे तो प्लीज फाइंड आउट इट्स रीजन, है ना। रीजन क्या है? क्या आपने जेन्युइनली मेहनत किया था? क्या आपने रेगुलर बेसिस पे रोज 10 न्यूमेरिकल लगाए थे, या 5 6 8 न्यूमेरिकल रोज लगाए थे? क्या आपने डेली डेली प्रैक्टिस किया था? अगर किया था तो इसका मतलब फिर कुछ और कारण होगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं होता होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा। बट मेरा इतना मानना है, पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है, जो बच्चा रेगुलर बेसिस पर 10 क्वेश्चंस लगा रहा है फिजिक्स में, वो कभी भी खराब पेपर नहीं कर सकता। हाँ, वो अलग बात है, अब उसकी किस्मत उस दिन खराब है, उसकी तबीयत खराब हो जाए, घर में कुछ हो जाए, वो अलग मैटर है। उस चीज को छोड़ करके आप खराब नहीं कर सकते, है ना। चलिए अब आ जाते हैं बेटा, जो हम लोगों ने कल चीजें छोड़ दी थी उनकी भी थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। फटाफट आ जाओ, तुमको एक डेरिवेशन में और करा देता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर लाइव चैट को बंद कर रहा हूं, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बार बार रिपीट करने के लिए मत बोलना।
फुल कंसंट्रेशन से सुनोगे, एक ही बार में समझ आ जाएगा। कल इस वाले मेथड पर ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन करा चुका हूं, 4-5 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे। आज मैं वो कई सारे क्वेश्चंस को यहां पर आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूं, बट थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखेंगे यार, कि पता चला पिछली वाली क्लास का प्रैक्टिस कराने में ही पूरी क्लास निकल जाए आज की, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। यहां पर बेटा क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि सर एक रस्सी है, रस्सी दोनों तरफ से बांध दी गई है, आपसे कहा गया है कि रस्सी का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो म्यू के बराबर है। रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ, मतलब डेटा जो हमें गिवन है उसको समझना, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि रस्सी का मास डिवाइडेड बाई रस्सी की लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी बात, हमें रस्सी की लंबाई गिवन है, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें गिवन है, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें गिवन है, रस्सी की लंबाई हमें गिवन है, ठीक है। हमें रस्सी में जो टेंशन डेवलप हुआ है वो टेंशन भी हमें पता है, ठीक है। देखो, कोई भी रस्सी को दोनों तरफ से खींच कर एकदम से टाइट यहां पे कर दोगे तो उस रस्सी के अंदर टेंशन डेवलप होगा। टेंशन एक तरीके का समझ लो रस्सी के अंदर डेवलप होने वाला फोर्स होता है, राइट। रस्सी के अंदर जो खिंचाव डेवलप हो गया, आपने जो उसको खींच दिया दोनों तरफ से, तो टेंशन में आएगा ना भाई। तुम ही खुद को इमेजिन करो, तुमको ऐसे दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे खींच दें तो तुम्हारे अंदर अपने आप टेंशन आ जाएगी कि यार साला इधर से भी खींच रहा, इधर से भी खींच रहा, किधर जाए, इधर जाए कि इधर जाए, और जाने का भी मौका नहीं क्योंकि दोनों तरफ से बांध रखा है खींच करके, तो टेंशन आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही टेंशन बेटा यहां रस्सी में भी डेवलप हो जाता है ना। तो आपको बताना है कि इस रस्सी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रस्सी, रस्सी की इस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये डेरिवेशन हमें करना है। अब हम साफ साफ कहेंगे कि सर क्वेश्चन में जब तीन ही चीज आपने दिया है तो ऑब्वियस है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्हीं तीन चीजों पे डिपेंड कर रही होगी सर, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ पर और टेंशन, तीन ही चीज पर सर डिपेंड कर रहा होगा। तो पावर में भी हम ए बी या फिर सी चढ़ा देंगे इस तरीके से। प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट के आ जाता है, तो म्यू की पावर ए, लेंथ की पावर बी और टेंशन की पावर में सी आ जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी। अब अगर ए बी और सी की वैल्यू मिल जाए तो काम चल जाएगा। वही निकालना मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे हर एक चीज का। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है माइनस टी के बराबर। ए तो एक नंबर है, कांस्टेंट है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है। म्यू का मतलब हुआ मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जरा सोचो क्या होगा, एम एल माइनस वन। एम एल माइनस वन बोलो, मास पर यूनिट लेंथ है, यानी कि इट इज मास अपॉन लेंथ, है ना। तो एम एल माइनस वन, ये एल जो है वो लेंथ है तो इसका डायमेंशन एल हो गया। ये जो टी है वो रस्सी का टेंशन है, इट इज टेंशन। टेंशन एक तरीके का फोर्स होता है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा क्या हुआ, एम एल टी माइनस टू के बराबर, ठीक है। और पावर में क्या चढ़ जाएगा, सी चढ़ जाएगा। दोनों तरफ बेटा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टी की पावर में माइनस वन हो गया। एम की पावर में देखो क्या क्या होगा, एम यहां भी है, एम यहां भी है, तो पावर में बोलो ए प्लस सी हो जाएगा। एल की बात करें तो एल इसमें तीनों में है, तो एल की पावर में यहां से आया माइनस ए, यहां से आया बी, यहां से आया सी, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो गया। टी की पावर में देखो केवल यहां से आएगा, तो टी की पावर में हो गया बेटा माइनस टू सी के बराबर। चेक कर लो, चेक कर लो, एम जो है केवल दो जगह आ रहा है, एल तीनों में आ रहा है, और जो टी है वो केवल लास्ट वाले में आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, जैसे ही हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे हमें पता चलेगा सर m की पावर में a प्लस सी है, बट इधर तो m का टर्म ही नहीं है सर। इसका मतलब a प्लस सी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड इक्वेशन कहती है कि l की पावर में माइनस a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, बट यहां पर तो l का कोई टर्म ही नहीं है, तो ये भी जीरो होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहां पर t की पावर में माइनस टू सी है, यहां t की पावर में माइनस वन है, यानी कि माइनस टू सी की वैल्यू माइनस वन के बराबर है, तो c की वैल्यू यहां से 1/2 निकल कर आ गई हमारी, है ना। तो c की जो वैल्यू है बेटा, एक वैल्यू हमारी निकल आई है, c की वैल्यू जो है वो 1/2 निकल कर आ गई। चेक कर लो, c की वैल्यू पता है तो इक्वेशन नंबर 1 से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लोग लिख सकते हैं a प्लस सी की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से a की वैल्यू आ गई -1/2 के बराबर।
ठीक है जी। तो ए की वैल्यू पता चल गई, सी की वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 कहती है माइनस ए की वैल्यू खुद कितनी है, -1/2, राइट, प्लस बी हमें निकालना है, प्लस सी की वैल्यू बेटा कितनी है, 1/2, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 1/2 प्लस 1/2 1 होगा, वो 1 इधर जाएगा, इट विल बिकम -1। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने सही से कैलकुलेशन किया है तो चेक कर लो, ए बी और सी तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब वो तीनों की वैल्यूज मैं यहां पर उठा के रखने वाला हूं। तो मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी जो है सर वो के टाइम्स म्यू की पावर में ए की वैल्यू हमने निकाला -1/2, एल की पावर में बी हमने निकाला है -1, टेंशन की पावर में सी और सी हमने निकाला है 1/2 के बराबर। अब देखो पावर में 1/2 आने का मतलब होता है अंडर रूट, तो हम लोग भी यहां पे लगा देंगे अंडर रूट। सो इट विल बिकम के टाइम्स, देखो ये बनेगा 1/√μ, है ना, ये बन जाएगा 1/L, ये तुम्हारा बन जाएगा अंडर रूट के अंदर टेंशन। थोड़ा सा इसको अच्छे से करते हैं, तो इट विल बिकम के टाइम्स, इनफैक्ट इट विल बिकम K/L टाइम्स √T/μ। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां पर निकल कर आ जाएगी, और आप नीचे लिख देंगे कि भाई के की वैल्यू हम लोग इस मेथड से निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल करके आ गई है K/L √T/μ, राइट। मैं आपको अपनी नॉलेज से बता सकता हूं कि भाई प्रैक्टिकली मैं आपको बता सकता हूं कि बेटा जो के है यहां पर उसकी वैल्यू 1 होती है। ये मैंने आपको अपनी नॉलेज से बताया। अगर आपको एग्जाम में याद रहे, चांस की बात है कि सेम यही वाला डेरिवेशन आ जाए, तो के की वैल्यू 1 लिख देना प्रैक्टिकली। नहीं अगर आता है यही वाला, तो साफ लिखना कि के की वैल्यू को हम नहीं निकाल सकते हैं बाय दिस मेथड। तो फ्रीक्वेंसी का बेटा फॉर्मूला क्या आया, 1/L √T/μ के बराबर। ये फ्रीक्वेंसी का मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला निकल आया। अगर आपको पूरा डेरिवेशन क्लियर समझ में आया, आपने ध्यान से सुना है, तो चैट बॉक्स में एक बार SSSOP हो जाए फटाफट। प्रज्ञा बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो जल्दी से SSSOP हो जाए अगर आपने ध्यान से सुना है इस पूरे डेरिवेशन को। तो तन्मय ने ध्यान से सुना है भाई, ग्रेट। हाँ रिदम, अद्विका, अनमोल, आयशा, सर्वेश्वर, मोहम्मद और अर्पिता, वेदांत, खुशी, आलोक, चलो ग्रेट ग्रेट, सभी को बात समझ में आ गई है। तो हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा डाउट्स पे नजर कर दें। सर ड्रीम जॉब के लिए फिजिक्स से ग्रेजुएट करना है, पर फिजिक्स ही नहीं आती है अच्छे से। अंशिका बेटा फिजिक्स नहीं आती है ये कहना छोड़ दो, सबसे पहला काम अपने दिमाग से निकाल दो। रोज सुबह जब उठा करो तो 5 बार बोला करो, मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी से आती है, बस मैं कामचोर हूं। मुझे फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है, बस मैं कामचोर हूं। मुझे कामचोरी अपनी सुधारनी है बस। कामचोरी का मतलब बेटा सिंपल सा इतना है कि जब भी आप कोई चीज समझते हो, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, तभी आप इस बैच में आए हो, राइट। समझ में आ रहा होगा। आप कामचोरी करते हो कहीं ना कहीं रिवीजन में, आप कामचोरी करते हो कि आप डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हो। सिर्फ इस चीज को अंशिका आप स्टार्ट कर दो, अभी इस बैच की शुरुआत है, मैं गारंटी ले रहा हूं फिजिक्स आपका मतलब सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ना बन गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अभी से मैं आपको इस चीज का चैलेंज दे रहा हूं अंशिका बेटा, आप अभी से मेरी पूरी बातों को फॉलो करना शुरू कर दो। फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट ना बन जाए तो बोलना। कोई भी सब्जेक्ट फेवरेट तभी होता है जब वो हमें अच्छे से आ रहा हो। तो समझ तो तुम्हें आ रहा है क्योंकि उस पर मैं एफर्ट दे रहा हूं, लेकिन तुम अपना वाला जो काम है उसको मजबूत रखो, तुम्हें अपने आप ये सब्जेक्ट में मजा आने लगेगा, ये मेरी गारंटी है, राइट। सर अगर रूट डालना भूल गए तो मार्क्स कट जाते हैं, तो बेटा टीचर भी मार्क्स देना भूल जाएगा, है ना। सर डाउट इन a + c = 0। शुक्ला साहब यहां पर साफ साफ देखो कि इधर की तरफ m का टर्म है बट इधर नहीं है। अगर नहीं है तो पावर में 0 होना चाहिए, a + c = 0। l का इधर टर्म है बट इधर नहीं है, इसका मतलब -a + b + c की वैल्यू भी 0 होना चाहिए। इधर t का टर्म है, इधर भी है, तो उसको हमने बराबर कर दिया। जो है उसको बराबर करेंगे, जो नहीं है उसको हम 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। चलो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। अबे क्या पढ़ना चाहते हो, क्या जोड़ना घटाना सिखा दें क्या? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब हम समझाएंगे, परेशान मत हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सारी चीजें जो है
मैं आपको सिखाऊंगा। तन्मय कह रहे हैं बेचारी अंशिका हर बार रोस्ट हो जाती। नहीं, इस बार मैंने अंशिका का कोई रोस्टिंग नहीं किया है। मैंने अंशिका के बेसिस पर आप सारे बच्चों को बेटा एक बात बताई है। इस क्लास में ना देखो, एक टीचर की एक हैबिट होती है, एक आदत होती है कि जैसे कई बार किसी बच्चे ने कुछ पूछा तो हमने हंसी मजाक में कुछ जवाब दे दिया, हल्की रोस्टिंग कर दी, लेकिन इस रोस्टिंग को कोई बच्चा अपने दिल पे ना ले। मेरी अंशिका से या किसी बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं है ना। वो सामने से आएगी तो मैं थोड़ी जानता हूं वो अंशिका है, और मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा उससे कोई वो नहीं है। मेरे लिए हर बच्चा बराबर है। रोस्टिंग करके कई बार जवाब देते हैं कि 4 बच्चे खुश हो जाते हैं, हंसते हैं, एक स्माइल आपके चेहरे पर आ जाता है, राइट। लेकिन आपको चीजें समझनी पड़ेगी जो मैं समझा रहा हूं, है ना। तो अंशिका के बेसिस पर मैंने सारे बच्चों को ये जवाब दिया है कि अगर फिजिक्स तुम्हारा कहीं ना कहीं वीक हो रहा है तो उसके पीछे का कारण यह था कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। अब आप प्रैक्टिस शुरू कर दो, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारा फिजिक्स सबसे प्रो होगा, क्योंकि जो कंटेंट आपको इस बैच में मिल रहा है वो आप मैच कर लेना किसी भी और बैच से। 11th का जो भी बैच चल रहा हो मैच करके देख लेना, आपको खुद मजा आएगा इस बात पर, राइट, कि सर बहुत अच्छी तरीके से चीजें जो है चल रही हैं, राइट। आप बस ईमानदारी से करो। अब देखो अगला एक क्वेश्चन, ये भी जेई नीट लेवल पे आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी को बेसिक क्वांटिटीज मान लिया जाए तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। इस तरह के क्वेश्चंस बेटा अक्सर एग्जाम में आते हैं। कल मैंने होमवर्क में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दिए थे, ठीक है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को करने का बहुत प्यारा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपसे डायमेंशन ऑफ फोर्स पूछा गया है तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि भैया फोर्स जो है वो डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा होगा तो मैं डी लिख दूंगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा होगा तो मैं जी लिख दूंगा, और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है तो मैं उसको एफ लिख देते हैं, चलो, है ना। डेंसिटी को मैं डी से डिनोट कर रहा हूं और फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं, ताकि आप लोगों में कोई कंफ्यूजन यहां पर ना आए, राइट। पावर में ए बी सी चढ़ा दो, बिल्कुल सेम टू सेम मेथड है, एवरीथिंग इज सेम, कुछ नया तुम्हें यहां पर नहीं करना है, क्लियर, सब कुछ वही काम है। तो फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स डेंसिटी की पावर ए, जी की पावर में बी और फ्रीक्वेंसी की पावर में सी। अब यहां पर वही सेम टू सेम काम है, ए बी और सी की वैल्यू आपको निकालनी है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml_t-2 होता है, के डायमेंशनलेस है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि ml-3 पावर में a चढ़ेगा। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो lt-2 है, पावर में b चढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम इनवर्स होता है और इसकी पावर में c चढ़ेगा, ठीक है। अब दोनों तरफ बेटा तुम कंपेयर कर लेना, तो ये बन गया mlt-2। m जो है वो केवल एक जगह है तो m की पावर में a हो गया। l जो है वो 2 जगह है तो यहां से -3a आएगा, यहां से b आएगा तो +b हो गया। टाइम जो है वो 2 जगह है, -2b है, यहां पर -c है। दोनों तरफ आप कंपेयर करेंगे, है ना। a की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, -3a + b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, -2b -c की जो वैल्यू है वो -2 निकल कर आएगी। a की वैल्यू 1 आ चुकी है, उसको मैं यहां उठा के रखने वाला हूं। जैसे ही मैं रखूंगा -3 + b इज इक्वल टू 1, तो यहां से बेटा b की जो वैल्यू आती है वो 4 के बराबर आ जाती है, और b की वैल्यू जैसे ही हम लोग यहां पर उठा के रखेंगे तो इट विल बिकम -2 टाइम्स 4 -c इज इक्वल टू -2, तो यहां से मिलेगा -8 -c बराबर -2, तो यहां से मिलेगा तुम्हें c की जो वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी -6 के बराबर। c की वैल्यू -6 के बराबर आपको मिलने वाली है, ठीक। a की वैल्यू मिल गई बेटा, b की वैल्यू मिल गई है और c की वैल्यू भी आपको मिल गई है। सेम मेथड मैंने फिर से आपके सामने कर दिया है। यहां से आपको सीधे सीधे फोर्स का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स डेंसिटी की पावर में चढ़ेगा 1, ठीक है, जी की पावर में चढ़ेगा 4 और फ्रीक्वेंसी की पावर में चढ़ेगा -6। बस ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। फटाफट हार्ड स्पैम कर दो अगर बात पूरी पूरी समझ में आ गई कि हां सर क्लियर है, जल्दी से हार्ड स्पैम कर दो। लगभग 1 घंटे होने वाले हैं, लगभग 1 घंटे होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके हैं। हम लोग पिछली क्लास में चीजें पढ़ी थी, अभी हम लोग उन्हीं चीजों पर हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग और ज्यादा डिटेल में समझ रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लो बस चीजों को ध्यान से, राइट। सर 1 कैसे आया, या यहां पर m की पावर में 1 है, अबे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, यहां m की पावर में a है तो a जो है 1 हो गया। अगर मैंने सिंपल लिखा है 2
मैंने सिंपल मान लो कहीं भी लिखा 2, इसका मतलब 2 की पावर में क्या है, 1 है ना। कोई सिंपल नंबर लिखा है उसकी पावर में 1 होता है, तो m की पावर में 1 है, l की पावर में 1 है, t की पावर में -2 है। दोनों तरफ कंपेयर कर दो, खटाखट इक्वेशंस बनाओ, सॉल्व कर डालो। अब बिल्कुल सेम टू सेम मैनर में अगला क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया। तानिया ने कहा बट हियर देयर आर बेसिक एंड नॉट डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट? यस बेटा, बिल्कुल सही बात। आप क्वेश्चन में ही उसने क्या बोला कि अगर डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी को हम बेसिक यानी फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें, तब आप फोर्स का डायमेंशन बताइए। तो फोर्स का जो डायमेंशन इस बार आया वो डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आया। इस तरह के क्वेश्चन को करने का ये सबसे बढ़िया मेथड होता है, सबसे इजीली यहां से सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? राइट है ना। अब लो, प्रिंस कह रहे हैं सर डायमेंशन क्या है, सर डायमेंशन क्या है? कहां मर जाएं हम जाके, बताओ। बालक पूछ रहा है सर ये डायमेंशन क्या है, कैसे जवाब दे हम? डायमेंशन सिखाए तो बेटा आज तीसरी क्लास है, मैंने दूसरी ही क्लास में डायमेंशन सिखाया था, तीसरी क्लास में खूब और क्वेश्चन कराए, चौथी में भी अभी वही क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन अब तुम घूम के फिर वहीं आ गए, सर धरती गोल है सर, वहीं आ गए कि सर डायमेंशन क्या होता है। कुछ दिनों कहेंगे सर ये फिजिक्सवा क्या होता है? ऐसा दिल न तोड़ो रे बाबा, ऐसा दिल न तोड़ो बेटा। सर उदय आईएससी का भी चैनल बनेगा, हाँ हाँ तुम डिमांड किए रहो, बनेगा काहे नहीं है, बताओ। सर इस बैच में इतना स्लो काहे बोल रहे हो? अरे जरा पहली क्लास है, दूसरी मतलब पहला चैप्टर चल रहा, कितना तेज बुलवाओगे रे बाबा, है? चलो अब हम लोग आ जाते हैं रे बाबा अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो बहुत ही रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन तीन चीजों को फंडामेंटल मान लिया जाए तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? बोलो सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे, कांस्टेंट टाइम्स पावर में ए बी सी। बोलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे अब तो? अरे बोलो सर, कैसे बोले, लिख सकते हैं बस, लिख ही दो। बोलो कर लोगे? तो ये क्वेश्चन अब तुम्हारा क्या हो गया, होमवर्क हो गया। सेम टू सेम आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट? कर लेना। अगला क्वेश्चन, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, यूनिट ऑफ द लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड यूनिट ऑफ द टाइम इज 100 सेकेंड, देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी मेथड से ट्राई करना। नहीं आएगा मैं फिर बताऊंगा, लेकिन ट्राई करना, ठीक है? अब इतना सिखा दिया है कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, अटेम्प्ट करना। नहीं आएगा मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो, लेकिन ट्राई करो, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में ट्राई करना है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, बट आप इन क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करें अपनी तरफ से। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं सेम तरीके के मेथड से। क्लियर है जी, है ना? अब चलो आ जाते हैं सर डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा, सर क्या इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं? सर क्या इसमें कुछ छोटी मोटी कमियां भी रह गई हैं? यस। क्या कमी है? द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशन लेस कांस्टेंट के। यानी कि ये जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट के होता है, जो आता है ना बीच बीच प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटा करके कांस्टेंट जो के हम लोग लाते हैं, उस के बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। It fails when a physical quantity depends on more than 3 physical quantities. ये जो मेथड हमने पढ़ा ये फेल हो जाता है अगर क्वांटिटी 3 से ज्यादा चीजों पर डिपेंड करे। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो जितना भी पढ़ाया, यहां भी 3 चीजें हैं, इसमें भी 3 चीजें हैं, इसमें भी देखो 3 ही चीजें हैं, इसमें भी देखो 3 ही चीजें हैं, है ना? तो मैक्सिमम 3 चीजों पर ही डिपेंड कर सकता है, राइट? मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पे अगर डिपेंडेंट हुआ तो मेथड हमारा फेल हो जाएगा। कह रहे इट फेल्स व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज। यानी कि हम इस वाले मेथड से इस तरह की कोई इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकते जिसमें प्लस का फॉर्मूला आता हो, मतलब प्लस का साइन आता हो, माइनस का साइन आता हो, हम नहीं कर सकते। ऐसी किसी चीज को हम डिराइव नहीं कर सकते। v बराबर u प्लस at को हम डिराइव नहीं कर सकते यूजिंग डायमेंशन वाला दिस मेथड, राइट? फिर आते हैं इट फेल्स टू डिराइव रिलेशनशिप विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस।
अगर कोई भी ऐसा टर्म है, कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा या लॉग का कोई टर्म या एक्सपोनेंशियल कोई टर्म आता है, तो हम उसको डिराइव नहीं कर सकते हैं. समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स. द मेथड बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन डायमेंशन कांस्टेंट लाइक जी एच, जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट आर इन्वॉल्व. यानी जी एच इस तरह की चीजें जब इन्वॉल्व हो जाती हैं तो यही जो है क्वेश्चंस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं. तो आपसे उतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाएंगे. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस. यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ छोटी छोटी सी कमियां भी हैं, तो वो ये कमियां हैं. क्लियर है? आई होप ये सारे पॉइंट्स तुम्हें समझ में आ गए होंगे. अब आ जाते हैं, एक हमारे पास प्रश्न है, कह रहा है द मेथड ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिराइव विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस. देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा. यहां पर 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं. आपको यह बताना है कि डायमेंशन वाला जो मेथड आपने सीखा है वो इनमें से कौन सी इक्वेशन को डिराइव करने के काम में आ सकता है. चलो ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो भैया. डायमेंशन वाला जो मेथड आपने सीखा है वो इनमें से कौन सी, है ना, इक्वेशन को डिराइव करने के काम में आ सकता है. फटाफट ट्राई करो. एक बच्चा पूछ रहा है एनीवन फ्रॉम कानपुर. हाँ हम है ना कानपुर से. एनीवन फ्रॉम कानपुर, हम है ना. क्या करना है तुम्हें बताओ. The method of the dimensional analysis can be used to derive which of the following relation. तो आंसर है none of these. सर इनमें से कोई भी हम डिराइव नहीं कर सकते हैं डायमेंशन वाले मेथड से. यहां पर एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया है, इसमें साइन वाइन का टर्म आ गया है, इसमें प्लस आ गया है ना. तो हम सर ये नहीं कर पाएंगे, हम एक को नहीं कर पाएंगे सर. इनमें से एक भी हम सर डिराइव नहीं कर पाएंगे. 22% लोगों के पास बुद्धि है, बाकी सबकी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है. ये जितने लोग हैं ये सब जब पैदा हुए थे तो नर्स ने कहा था मुबारक हो बैल पैदा हुआ है. हाँ, नर्स हंसते हुए आई थी, मुबारक हो मुबारक हो. कौन पैदा हुआ? बैल पैदा हुआ है. हाँ, तो इन सब लोगों के बारे में यही कहा गया था. केवल ये 22% लोग हैं हमारे पास जिनके बारे में बताया गया था कन्या पैदा हुई है, बालक पैदा हुआ है. नहीं, बैल पैदा हुआ है. गधों, इतनी देर से यही अभी जस्ट अभी यही तो सिखाया आप लोगों को, जस्ट अभी यही तो सिखाया बेटा आप लोगों को है कि डायमेंशनल एप्लीकेशन जो है, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो एक्सपोनेंशियल में नहीं लगता है, साइन कॉस टेन में नहीं लगता है, प्लस या माइनस लग जाए किसी भी फॉर्मूले में तो नहीं लग पाएगा भैया. तो इनमें से कोनों में नहीं लग पाएगा है. हेलो, खुशी कह रही है मेरे को क्राई आ रहा है. नाम तुम्हारा खुशी है, तुमको क्राई आ रहा है. क्या बात है. यार मतलब क्या कर रहे हो यार तुम लोग, यार मेरा मोरल डाउन कर रहे हो. आज एक्स्ट्रा क्लास ले लिया तो क्या मूड में नहीं हो क्या तुम लोग? है ऐसा है क्या? अब लोग कह रहे सर मेरा हाथ फिसल गया था इसलिए सर वो मिसक्लिक हो गया था. है क्या बताएं यार हम, तुम लोग जो है मूड नहीं है क्या आज पढ़ने वढ़ने का? जल्दी से बताओ हमें. है कि नहीं सर भारती मैम आती तो हम ज्यादा मन से पढ़ते, आप आ गए हैं, ऐसा क्या? नालायक. तो भैया अभी तक चल रहा था हमारा सरप्राइज टेस्ट और इस सरप्राइज टेस्ट में सबसे आगे हैं इति यादव, रितु, इक्षित पांडे, दिव्यांग गुप्ता जी, साधना शर्मा, विकसित सक्सेना, नमन, पलक, वैभव और नैना. तो ये वो लोग हैं जिनके 6 में से 7 मतलब 7 में से 6 सही हैं और ये जो 5 लोग हैं भैया 7 में से 7 सही हैं. तो इति यादव जी को कॉल किया जाए और इनसे जरा हम लोग टिप्स लेते हैं. इनसे थोड़ा सा हम लोग टिप्स ले लें फटाफट कि आखिर इनकी सक्सेस का राज क्या है.
बोलो, किया जाए कॉल, किया जाए कॉल। तो बेटा इति फटाफट आओ। है जल्दी से। अरे यहां कहाँ। हाँ चलो बेटा इति जल्दी से आ जाओ, फटाफट फटाफट आ जाओ, जरा थोड़ा सीक्रेट बता दो सभी लोगों को कि आखिर ये सक्सेस का राज क्या है। इतना बढ़िया आप लोग जवाब कैसे दे लेते हो। चलो जल्दी से आ जाओ, हैं फटाफट आओ बेटा। हाँ क्या लाली लिपस्टिक लगाने चली गई क्या। अरे चलो ऋतु को मिलाते हैं, कोई तो कन्या आएगी। इक्षित पांडे जी को मिलाते हैं। कहां गया। अरे यहां कहां चला आता है ये। हाँ जल्दी आओ फटाफट। ये सब क्या मतलब, लाली लिपस्टिक लगाने पहुंच गए सब। जल्दी आओ तुम लोग नालायकों, टाइम मत वेस्ट करो। इक्षित पांडे जी कहां हो तुम, जल्दी आओ। तुमको तो नहीं लगाना है ना कोनो लाली लिपस्टिक, इन दो लोगों का समझ में आता है, हैं? पांडे जी तुम तो आ सकते हो, दिव्यांग गुप्ता जी तुम तो आ सकते हो भाई, जल्दी आओ। ये लो। हेलो हेलो बेटा, क्या नाम है भाई। इक्षित। इक्षित पंडित जी तुम दिख काहे नहीं रहे हो इतना, मतलब ये कौन सा पावर तुम्हारे अंदर है जो बिना दिखे तुम जो है बोल लेते हो। हाँ दिखो तो, कैमरा वैमरा ऑन करो। हाँ जी इक्षित भाई, ये सक्सेस का राज क्या है। हैं? आपके पढ़ाई। हमारी पढ़ाई, तुम पढ़ाई नहीं करते हो। कहाँ के रहने वाले हो भाई तुम। वेस्ट बंगाल आसनसोल। वेस्ट बंगाल, अच्छा आसनसोल के रहने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया, और खूब बढ़िया तरीके से आप जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थोड़ा सा कुछ सीक्रेट बता दो बाकी लोगों को भी, टॉप 3 में कैसे आया जाता है। पता नहीं कह रहे सर, हमको नहीं पता, हम अपना सीक्रेट काहे बताएं सबको, है कैमरवा काहे बंद किए पहले ये बताओ हमें, है। अच्छा बाकी लोगों को आवाज आ रही कि नहीं इक्षित की। आई होप इक्षित की आवाज आ रही होगी, फटाफट बता दो यार, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर हाँ सीखते हैं। एक बालक कह रहा सर जी काला जादू कर दिया इक्षित ने, ऐसा क्या इक्षित भाई। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे और पढ़ाई लिखाई करते हैं। हाँ चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात, हम लोग सीखने जा रहे हैं बेटा अब एक नया कंसेप्ट, ठीक है। इस चैप्टर में 2-3 कंसेप्ट हम लोग को सीखने हैं। सबसे पहले यूनिट्स के बारे में सीखा, डायमेंशन सीखा, अब आज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ वगैरह सीख लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है अगले एरर वाले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, राइट। सभी लोग ध्यान से चीजों को सुनेंगे और समझेंगे, है ना। हाँ ठीक है ठीक है, चलो सर ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब बेटा कोई भी मेजरमेंट जब हम लोग करते हैं, राइट। देखो चैप्टर का नाम क्या था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो पहले यूनिट्स के बारे में पढ़ा, डायमेंशन पढ़ा, अब हम मेजरमेंट की तरफ बेटा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी मेजरमेंट में, जैसे आपने कोई भी चीज मेजर किया और मैंने आपसे कहा कि यार लेंथ बताओ, तो आपने लेंथ बता दिया सर 2.45 मीटर के बराबर। अगर आपने ये लेंथ मेजर करके बताया तो बेटा इसमें कुछ डिजिट्स ऐसी होती हैं जो 100% श्योर होती हैं कि जिसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता, लेकिन कुछ डिजिट ऐसी होती है जो डाउटफुल होती है। जैसे इस वाले मेजरमेंट में अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो 2 है और ये जो 4 है ना, ये ऐसा डिजिट है जिसमें हमें 100% भरोसा है कि सर ये तो बिल्कुल सही है। जो डाउटफुल डिजिट होता है हमेशा वो आखिरी वाला डिजिट होता है,
ये वाला, यही वाले डिजिट में डाउट हो सकता है। बाकी सर ये पॉसिबिलिटी है कि सर ये 2.44 मीटर हो, या फिर सर ये भी हो सकता है 2.46 मीटर हो। बाकी सर हम तो 2.45 बता रहे हैं। यानी कि जो गलती हो सकती है, जो डाउटफुल डिजिट हो सकता है, वो ये आखिरी वाला डिजिट ही हो सकता है। सर ये गलती वलती की बात क्यों कर रहे हो सर, ये डाउटफुल डिजिट की बात क्यों कर रहे हो? बेटा देखो, जब भी बात मेजरमेंट की आती है, किसी भी चीज को नापने की जब बात आती है, तो ऑब्वियस है इंसान किसी चीज को जब मेजर करेगा तो साइंस भी ये बात मानता है कि यार इसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ ना कुछ एरर हो सकता है। तो जब बात एरर की आती है तो सर कितनी गलती अलाउड है, सर कितना एरर अलाउड है, तो उसके लिए हम लोग एरर एनालिसिस पढ़ेंगे अभी आगे, है ना। इसी चैप्टर का अगला पार्ट है एरर एनालिसिस। तो वहां पर यही सीखेंगे कि भाई किसी भी मेजरमेंट में, किसी एक्सपेरिमेंट में हमें कितनी गलती अलाउड है, साइंस हमें कितनी गलती अलाउ करता है। एक टर्म होता है गलती और एक टर्म होता है पाप। गलती और पाप में डिफरेंस है। जैसे किसी चीज का लेंथ था 2.45 मीटर, अब कोई बच्चा बढ़िया एकदम मौज मस्ती में, सर हमने नापा है 7.32 मीटर के बराबर। तो आप ही लोग बताओ ये गलती है या पाप है? बताओ। एक चीज होती गलती और एक होता है पाप। तो पाप जो है वो फिजिक्स में अलाउड नहीं है। कोई घूमते टहलते चला रहा, सर हमने नापा है 4.73 मीटर के बराबर, ये पाप है, ये गलती नहीं है, इसको अलाउ नहीं किया जाएगा, इसको टीचर काट के 0 नंबर थमाएगा। सर एरर क्या हो सकता है, गलती क्या हो सकती है? तो गलती ये हो सकती है कि यार आखिरी वाला जो डिजिट है उसने थोड़ा नहीं ध्यान दिया होगा, उसकी आंख कमजोर रही होगी या नहीं कंसंट्रेशन बना होगा, उसने 2.44 नाप दिया या 2.46 नाप दिया। तो ये क्या है? ये एरर है, दिस इज एरर। और ये क्या है? ये पाप है, दिस इज नॉट अलाउड इन फिजिक्स। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, एक चीज है गलती और एक चीज है पाप। पाप को हम अलाउड नहीं करेंगे, गलती यानी एरर को हम अलाउ करेंगे। और जो एरर हो सकता है वो हमेशा आखिरी वाले डिजिट में ही हो सकता है, लास्ट वाले डिजिट में ही बेटा गलती अलाउड होती है। तो सर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, पढ़ो। द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नोन रिलायबली और अबाउट वी हैव कॉन्फिडेंस इन अवर मेजरमेंट। ऐसी डिजिट्स जिन पर हमें पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है। वो डिजिट्स कितनी है? 2। ये 2 और 4, ये दोनों पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर बच्चा लाया है तो सही लाया होगा। डाउटफुल डिजिट क्या लिखा है? प्लस 1 एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन। तो एक जो डाउटफुल डिजिट होता है वो ये वाला डिजिट है, और इस वाले डिजिट को भी काउंट किया जाता है। तो किसी भी, है ना, ये डाउटफुल डिजिट है, दिस इज डाउटफुल डिजिट। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं जिन पर हमें पूरा भरोसा है, और एक डाउटफुल डिजिट होता है सबसे आखिरी वाला। ठीक है। तो इन सबको मिलाकर के यहां पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3 के बराबर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए बेटा? 3 के बराबर। इज दैट क्लियर? 3 के बराबर। कह रहे हैं सर एरर हमारे सिलेबस में नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नहीं पढ़ाएंगे, काहे परेशान, चेक कर लेंगे, नहीं होगा नहीं पढ़ाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स तो सिलेबस में है आपके, सिग्निफिकेंट फिगर्स तो बोलो सिलेबस में है ना, ये तो सिलेबस में, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना भाई, राइट? यस। तो कहने का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है ये मैंने बताया। यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट हायर इज द एक्यूरेसी। अब इसका मतलब समझो, एक बच्चा आया मेरे पास जिसने कहा सर 2.44 मीटर है, 2.44 मीटर है। दूसरा कोई बच्चा आया, उसने कहा सर 2.440 मीटर है। तीसरा कोई बच्चा आया, उसने कहा सर 2.4400 मीटर के बराबर है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा इन तीनों में अगर ध्यान से देखो तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? एक्यूरेसी किसमें सबसे ज्यादा है? तो एक्यूरेसी हमेशा उसमें ज्यादा होती है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। तो सीधी सी बात है सर, एक्यूरेसी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा होंगे बेटा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा मेजरमेंट है? तीसरा वाला। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, है तो तीनों एक ही मेजरमेंट, तीनों एक ही चीज लिखी है सर, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये ज्यादा एक्यूरेट है? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर डाउटफुल डिजिट ये है,
इनके हिसाब से ये 2.43 भी पॉसिबल है और ये 2.45 भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, +1 -1। लेकिन इसके हिसाब से डाउटफुल डिजिट ये वाला है, ये वाला डाउटफुल है, यानी इनके हिसाब से अगर कुछ हो पाएगा तो वो इस वाली डिजिट में डाउट होगा और किसी में नहीं होगा। तो इसमें भी +1 कर सकते हो, -1 करोगे तो 39 हो जाएगा, +1 करोगे तो 41 हो जाएगा, है ना। तो आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। यहां पर जो डाउट आएगा वो इस वाले आखिरी वाले जीरो पर हमेशा डाउट होता है। तो बेटा ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, फिर उसके बाद ये वाला है, फिर उसके बाद ये वाला है, यानी कि सबसे ज्यादा एक्यूरेसी यहां पर किसमें है, तीसरे वाले में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है। क्या ये बात आपको 100% समझ में आ गई बेटा? क्या ये बात आपको 100% समझ में आ गई है? एक बच्चा कह रहा है सर सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन कर दीजिए। तो बेटा ये देखो मैंने डिफाइन किया है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं जिन पर हमें पूरा भरोसा है, प्लस एक डाउटफुल डिजिट होता है। उसी तीनों को, इन्हीं सबको मिला करके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं। तो यहां पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3 के बराबर। अभी इसके रूल सिखाएंगे आगे हम आपको। बाकी डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सर डेफिनेशन क्या है? तो जो ऐसे डिजिट्स जिन पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस है प्लस 1 डाउटफुल डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। सभी को बात क्लियर समझ में आ गई है। अब आ जाते हैं सीधे सीधे रूल्स के ऊपर और आपको रूल सिखाते हैं। बहुत प्यारे रूल्स हैं, बहुत सिंपल से रूल्स हैं। सभी लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, सब आसान आसान है। सबसे पहला नियम क्या है हमारा? सबसे पहला नियम है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 13.75 लिखा है तो इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये भी नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, तो ये सारे के सारे क्या हो गए बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इसमें कितने हैं सर? 4। इसमें कितने हैं सर? 5। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। तो ये आई होप आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, है ना। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। दूसरा रूल कहता है ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वो जीरो जो 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 1 और 5 के बीच में 3 जीरोस आए हैं तो यहां पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए बेटा हमारे पास? 5। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे पास? 5। अब आप लोग ये जो मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं इन तीनों में जरा फटाफट मेरे को नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दो, कितने कितने हैं। चलो जल्दी से बताओ यहां पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा कितने कितने हैं। देखो लेफ्ट वाले जो जीरो हैं उनको काउंट नहीं किया जाता, तो यहां पर 2 और 3 के बीच में 2 हैं तो टोटल 4 हो गए। 1 और 5 के बीच में तो 1 2 3 4 5 6 तो यहां 6 हो गए। यहां पर भी टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? 4 6 एंड 4, 4 6 एंड 4। लेफ्ट वाले जो जीरोस हैं उनको काउंट नहीं किया जाता, बट अगर यहां पे 1.0020003 होते तो फिर सारे डिजिट्स को काउंट कर लिया जाता, सभी को काउंट कर लिया जाता। राइट है। चलो अगले क्वेश्चन, अगले रूल की तरफ आते हैं। अगला रूल, ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका यूज पीछे कर चुके हैं। जैसे ये जो लेफ्ट वाले जो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो जैसे ये लिखा हुआ है तो इसमें केवल 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहां पर भी केवल 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहां पर केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इसका इसी रूल का एक एग्जांपल ये रखा हुआ है, इसमें कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी लेफ्ट वाले जो जीरोस हैं उनको काउंट बेटा नहीं किया जाता है। दे आर नॉट काउंटेड, उनको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है। अगला रूल हमसे कहता है इफ द नंबर इज लेस देन 1 जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कह रहे हैं अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा है यानी 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है ना, तो कह रहे हैं कि जो डेसिमल पॉइंट के, है ना, कह रहे हैं जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि डेसिमल के बाद
डेसिमल के बाद ये जो जीरोज हैं ये भी काउंट नहीं किए जाते हैं, केवल ये बाद वाले, केवल इन्हीं को हम लोग काउंट करते हैं। ये चार ही यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे, है ना। अब यहां पर भी देखो यही वाला केस लगा था, ठीक है। डेसिमल के लेफ्ट वाला राइट वाला ये जीरोस को हमने काउंट नहीं किया है, जहां नॉन जीरो डिजिट आई उसके बाद से हम काउंट करने लगे। यहां नॉन जीरो आए, इसके बाद से हम लोग काउंट करने लग गए। क्लियर है बेटा? सेम चीज, सेम रूल यहां पर भी लिखा हुआ है। अब आते हैं पांचवें वाले रूल में। पांचवा रूल हमसे यह कहता है, जैसे यहां पर अगर मैं देखूं, बाद वाले जितने जीरोस होते हैं उनको काउंट किया जाता है, लेफ्ट वाले नहीं करेंगे, राइट वाले करेंगे। जैसे जैसे ये वाले जीरो को हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन बाद वाला जो जीरो है उसको हम लोग काउंट करेंगे। जैसे 1.50 लिखा है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है। 15.0 लिखा है, इसमें भी 3 है। 700.0 है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट है। लेफ्ट वाले नहीं करेंगे बट राइट वाले करेंगे, तो यहां टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। लेफ्ट वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, बट राइट वाले जो जीरो हैं बेटा उसको हम लोग काउंट करते हैं। राइट वालों को हम लोग काउंट करेंगे। दक्षिका ने कहा 3345, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो ग्रेट। सर एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी बताएंगे अभी अगली क्लास में, जैसे ही एरर, हालांकि सिलेबस में ही नहीं है आपके, लेकिन चलो आप पूछ रहे हो तो हम बता देते हैं। एक्यूरेसी का मतलब यह होता है कि जैसे कोई मेजरमेंट था, 2.45 मीटर हमें निकालना था, बट किसी बच्चे ने मेजर करके निकाला है 2.43 मीटर। कोई दूसरा बच्चा है, उसने मेजर किया 2.48 मीटर के बराबर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से एक्यूरेट आंसर, ज्यादा एक्यूरेट आंसर किसका? वैसे तो दोनों का गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओरिजिनल वैल्यू ये नापनी चाहिए थी, बट ये और ये नापा तो गलत, यानी एरर तो दोनों में है। बट ज्यादा एक्यूरेट किसका है? तो पता चला सर यहां पर जो दोनों में डिफरेंस है, यानी कि जो एरर है सर वो 0.02 का है इधर, और यहां पर जो एरर है सर वो 0.03 का है। तो बेटा ज्यादा एक्यूरेट कौन सा हुआ? ये वाला मोर एक्यूरेट हो गया। दिस वन इज मोर एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है एरर जितना कम, मेजरमेंट उतना ज्यादा एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। ये आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, राइट? जितना ज्यादा एरर होगा एक्यूरेसी उतनी कम हो जाएगी, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, परेशान मत हो, मैं चेक कर लूंगा, सारी चीजें मैं चेक कर लूंगा, आप परेशान ना हो। एरर है नहीं है, एक्यूरेसी है नहीं है, प्रिसीजन है नहीं है, हम सब कुछ चेक कर लेंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है? मैं चेक कर लूंगा, डोंट वरी, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है? उसकी टेंशन आप लोग मत लो यार, मैं देख लूंगा तुम्हारे सिलेबस में क्या दिया है क्या नहीं दिया है। चलिए फिलहाल 6th वाले रूल की बात करते हैं। कह रहे हैं ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि जैसे यहां पर मैं देखूं तो ये लिखा हुआ है 0101000, यहां कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगा था, है ना? तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट है। अगर डेसिमल लगा होता तो काउंट जीरो को किया जाता है, लेकिन डेसिमल नहीं है तो नहीं करेंगे। जैसे 10 लिखा है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है सर? 1। 100 लिखा है, कितने हैं सर सिग्निफिकेंट? 1। 1000 लिखा है, कितने सिग्निफिकेंट हैं? 1। 330 लिखा है, कितने सिग्निफिकेंट हैं? 2। 700 लिखा है 1। 70 लिखा है 1। बट अगर 700.0 लिखा है तो अब यहां सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो गए बेटा? 4। कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए यहां पर? 4। तो ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, ट्रेलिंग जीरो मतलब बाद वाले जो जीरो होते हैं, बाद वाले जो जीरो होते हैं उनको ट्रेलिंग जीरोज बोला जाता है। ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। बाद वाले जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं अगर डेसिमल नहीं लगा है तो, ठीक है? तो देखो इसमें कोई दशमलव नहीं लगा था, तो बाद वाले जीरो, लेफ्ट वाले जीरो को हमने काउंट नहीं किया है। क्लियर है? सारे देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रूल एकदम क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए, इसलिए मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने यहां पर करवा रहा हूं, ठीक है? बट अगला पॉइंट पढ़ो, बट इफ अ नंबर कम्स फ्रॉम सम एक्चुअल मेजरमेंट,
अगर वो नंबर किसी एक्चुअल मेजरमेंट से आ रहा है तो ऑब्वियस है उसमें यूनिट भी रहा होगा, है ना। जैसे मैंने लिखा मास निकाला है 100 kg के बराबर, तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट है सर? इसमें 3 है। यानी अगर मैं लिख दूं 100 तो कितने सिग्निफिकेंट है सर? सिग्निफिकेंट यहां पर केवल 1 है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया कि ये 100 मीटर है तो अब सिग्निफिकेंट कितने हो गए सर? 3। मैं लिख दूं सर ये 100 किलोग्राम है, कितने सिग्निफिकेंट हो गए बेटा? 3। बात समझ में आ गई? केवल 100 है तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और अगर यूनिट लग गया, कोई एक्चुअल मेजरमेंट हुआ है और उसके थ्रू आपने निकाला है, तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। तो अगर आपने 100 kg लिखा है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, केवल 100 लिखा है तो उसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सर ऐसा क्यों होता है? दीज ऑल आर रूल्स, ये सब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल्स हैं, इनको एज इट इज हमें अप्लाई करना होता है, इसमें दिमाग नहीं चलाने का। जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, इन रूल्स की प्रैक्टिस करना है आपको, अपने दिमाग में इन सभी रूल्स को एकदम से सेट करना है। इज दैट क्लियर? सभी लोग बताओ क्या ये समझ में आ रहा है? 7वां पॉइंट, when the number is expressed in exponential form, the exponential term does not affect the number of significant figure। यानी कि अगर जैसे कोई मेजरमेंट है 12.3 तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसी को मैं लिख दूं 1.23 इंटू 10 की पावर 1, तो अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही है, 10 की पावर से मतलब नहीं होता। मैं लिख दूं 0.0123 इंटू 10 की पावर 2, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही है। मैं लिख दूं 0.0123 इंटू 10 की पावर 3, इसमें भी सिग्निफिकेंट 3 ही है। मैं लिख दूं 123 इंटू 10 की पावर -1, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही है। यानी 10 की पावर वाले जो टर्म्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को अफेक्ट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अब आप लोग फटाफट आंसर दो, इसमें और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जल्दी से आंसर लिखो, कॉमा करके आंसर लिख देना, जैसे 1,2 या 3,4 या 5,6 या जो भी आंसर है तुम्हारा, फटाफट आंसर लिखो। जब सभी लोग बताओ कितने सिग्निफिकेंट हैं यहां पर फिगर्स हैं, जल्दी से। अनन्या कह रही है सर क्लास एंड कर दो, पढ़ा लेने दो यार, रोने लगते हो तुम लोग, जल्दी से बताओ। सर यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। इसको देखना ही नहीं हमें, 10 की पावर वाले टर्म से हमें कोई मतलब नहीं होता है। कह रहा है ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे अगर लिख दिया 161 सेंटीमीटर तो कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट। लिख दिया 161.0 तो राइट वाले जीरोस काउंट होते हैं मेरे भाई, तो यहां पे 4 सिग्निफिकेंट हो गए। 1.161.00 इसमें 5 सिग्निफिकेंट हो गए, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इन रूल्स को रिवाइज करना, वरना कंफ्यूजन आएगा आपके अंदर। रूल्स को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। तो राइट वाले जो जीरोस हैं उनको काउंट किया जाता है। नवा रूल क्या है? कह रहा था नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करता। जैसे 16.4 है, इसमें भी 3 है। 0.164 मीटर लिख दो, उसमें भी वही है। 0.000164 किलोमीटर लिख दो, सभी में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही होंगे, सभी में 3 है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। सेम नंबर को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में लिखा गया है, तो यूनिट्स के चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं, नहीं होते। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो। आफरीद कह रहे हैं सर डाउट्स देख लो। सर आई एम ब्लॉक्ड है, माई चैट्स आर नॉट गोइंग इन चैट बॉक्स। भाई अंशिका बेटा आ तो रहा है चैट बॉक्स में, दिख तो रही हो बीच बीच में। सर सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? डब्लू साहब बताया तो, किसी भी एक्सपेरिमेंट में कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जिन पर हमें पूरा भरोसा होता है कि सही है, और एक डाउटफुल डिजिट होता है जो सबसे आखिरी वाला होता है। इन्हीं टोटल नंबर ऑफ फिगर्स को ही हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के नाम से जानते हैं। सिंपल। सर मैं सलीम सर से फिजिक्स अभी पढ़ रहा हूं अर्जुना जेई में, क्या मुझे फिर क्लास 11th के लिए आपका लेक्चर देखना पड़ेगा? प्लीज सर सजेस्ट। तो भैया देखो, आप सलीम सर से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। स्कूल के लिए आपको मेरे लेक्चर्स पर आना पड़ेगा, या अगर वहीं से आपका 100% काम चल जा रहा है तो चलाओ, जब दिक्कत आएगी तो आ जाना, ये भी तरीका है। लेकिन तब तक ये ना हो कि एक पैर उस नाव में एक पैर इस वाली नाव में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शुरू से ही बना के रखो, दोनों के लेक्चर्स देखते रहो, ज्यादा सेफ साइड रहोगे।
है ना। 700.04 सिग्निफिकेंट, यस। सर ट्रेलिंग जीरोस क्या है? भाई बताया तो, जो बाद वाले जीरोस होते हैं उन्हीं को ट्रेलिंग जीरोस कहा जाता है। हाँ। समीर कह रहे हैं, नहीं समर कुमार तिवारी कह रहे हैं डोंट मेस विद मी। वाह क्या रंगबाजी है, वाह बेटा, डोंट मेस विद मी, वाह भाई वाह। अगला, सो 10वां पॉइंट हमारे पास है, सिग्निफिकेंट नंबर इज ऑलवेज इन्फिनिटी फॉर अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट के लिए, है ना, किसी भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे पाई, अब पाई एक कांस्टेंट है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इनफाइनाइट। कांस्टेंट्स के लिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? इनफाइनाइट। एक दर्जन अंडे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इनफाइनाइट। 2 बॉल्स कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इनफाइनाइट। जब किसी ऑब्जेक्ट की बात की जाती है या किसी कांस्टेंट की बात की जाती है तो वहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं बेटा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, क्लियर है? इनफाइनाइट आपको देखने को मिलेगा। हाँ बोलो यार, क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ में आई सभी को? ठीक है, रूल्स अपने दिमाग में सेट करो। चलो फटाफट आंसर करो। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द फॉलोइंग। सभी लोग फटाफट यहां पर जल्दी से बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहां पर। 2.000 मीटर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5100 किलोग्राम कितने हैं? इसमें कितने हैं? बोलो, क्या ये क्लियर है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलो, सबको क्लियर है? अगर लिखा है 1 बॉल तो भी वहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? इनफाइनाइट। क्योंकि एक बॉल को 1.0 बॉल भी लिखा जा सकता है, 1.00 बॉल भी लिखा जा सकता है, 1.000 बॉल भी लिखा जा सकता है। कितने भी जीरोस बेटा लगाए जा सकते हैं, इसलिए वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं। राइट चलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से तुम्हें गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है। कह रहा है इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है। गलत कौन सा है ये तुम्हें ढूंढना है। चलो करो, कौन सा गलत है? बातों को बताओ बताओ फटाफट बताओ, इनमें से गलत कौन सा है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट। सर धन खर्च चैट अपडेट ये कहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो भैया, बताओ बेटा। सर गर्मी लग रही है, प्रिंस भाई साहब को गर्मी लग रही है तो मैं यहीं से बेटा तुम्हें फूंक देता हूं, है ना, यहीं से मैं तुम्हें हवा दे रहा हूं। क्या ये डिजिटल हवा आपके पास तक पहुंची है? बताइए प्रिंस भाई साहब, मैं फिर से हवा दे रहा हूं। क्या ये हवा आपके पास तक पहुंची है? बताएं। पूरी हवा मैंने दे दी है। यस। तो भैया इनमें इनकरेक्ट कौन है? तो बेटा इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, यहां भी 4 ही है, बट 2 लिखा है तो यही गलत है। इसमें भी 4 है। राइट, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा सही है, यानी कि गलत है, इसीलिए सही है। शी इज रॉन्ग बट शी इज राइट। समझ रहे हो ना बात? शी इज रॉन्ग बट शी इज राइट, क्योंकि वो इनकरेक्ट है।
है ना। तो 83% लोग जो है बात समझ गए हैं। ईशान साहब सबसे पहले इस बात को समझ गए हैं, क्लियर है। हाँ, अर्चना सिंह ने कहा सर इस बैच में कम्युनिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये आईसीएससी वाले बच्चे हैं, ये ज्यादा बकवास नहीं करते, इसलिए कम्युनिटी नहीं दिया गया है। सर जी लैपटॉप उड़ गया, देखो कुछ लोग कह रहे हैं सर जी ठंडी लग गई अब तो है। डिजिटल हवा, तूफान आ गया, डिजिटल हवा। अब आते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर, यानी कि बेटा अब हम लोग राउंडिंग ऑफ सीख रहे हैं, जो आपने जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे तब आपने सीखा था, है ना, फिर से सिखा देते हैं। राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि अगर राउंड ऑफ करने वाला ये जो डिजिट है अगर ये 5 से बड़ा है, अगर ये 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा देंगे, है ना, पीछे वाले में। अगर ये 7 5 से बड़ा है तो 8 को 9 कर देंगे और राउंड ऑफ होकर के 6.9 बन जाएगा। क्या ये बात चमकी है? अगर लिखा है 5.47, हमसे बोला राउंड ऑफ कर दो, तो आखिरी वाले डिजिट को हम हटाएंगे और इसकी जगह पर हम 5.5 लिख देंगे, क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है। लेकिन यहीं पे अगर लिखा होता 5.43 और इसको राउंड ऑफ करने को बोलता, क्योंकि ये 3 5 से छोटा है, तो भैया हम 5.4 ही रहने देते। तो ये हो गया राउंडिंग ऑफ का पहला नियम। बोले एकदम लल्ला बउआ ऐसा है, एकदम आसान सा है ना। बात समझ में आई क्या? समझ में आई क्या? एकदम क्लियर है, एकदम सिंपल है। देखो बेटा 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में एक बढ़ा देंगे, 5 से छोटा है तो इसको लात मार के किनारे करेंगे, ठीक है। यस, अगला नियम, अगला नियम, अगर ये 5 से छोटा है तो इसको भूल जाएंगे, है ना, तो इसको बिल्कुल हम त्याग देंगे तो 3.9 बन जाएगा, जो हमने यहां भी सिखाया। 5 से छोटा है इसको भूल जाएंगे, यहां सिंपल रहने देंगे, खत्म बात। ये हमारा दूसरा रूल भी हो गया। पहला दूसरा बोलो, दोनों रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ हमारे एकदम चकाचक है। 5 से बड़ा है तो एक जोड़ देंगे, 5 से छोटा है तो उसको भूल जाएंगे, खत्म खत्म, राइट। यस। अब आ जाते हैं सर तीसरा वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर राउंड ऑफ जैसे हमें लिख रहा है 14.35, इस बार हमें 5 को हटाना है। 5 से बड़ा होता, 5 से छोटा होता सर तो मामला एकदम क्लियर है। लेकिन सर अगर 5 है तो हम इसके पहले वाला जो डिजिट है उस पर नजर मारेंगे। अगर ये डिजिट ऑड है तो इसमें +1 करके इसको इवन बना देंगे, तो ये बन जाएगा 14.4। लेकिन अगर यहीं पर होता 14.45, इधर नजर मारा, पता चला ये तो ससुरा पहले से इवन है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको हटा दो, तो ये 14.4 बन जाएगा, खत्म बात, खत्म बात। यानी कि अगर 5 से बड़ा है तो 1 ऐड करेंगे, 5 से छोटा है तो गायब कर देंगे। अगर 5 है तो उसके पहले वाली डिजिट पर नजर मारेंगे, अगर वो ऑड होगा तो +1 कर देंगे, इवन होगा तो छोड़ देंगे, राइट है। समझ आ गई बात सभी को? बहुत खूब, बहुत खूब। अक्षरा बेटा धन्यवाद आपका। दबदबा सॉन्ग इन द लास्ट, अरे बिल्कुल होगा, बजेगा। चलो अब आ जाते हैं धुआंधार ढेर सारे प्रश्नों के ऊपर। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ गए। यहां पर हमसे कह रहा है सर जी राउंड ऑफ कर दो 3 डिजिट तक, 3 यानी कि यहां तक रखना है, इसको गोली मारनी है। फटाफट लाइव चैट में आंसर हो जाए भाई। अगर इस 5 को हटाना है तो हम इसके पहले वाली डिजिट पर नजर मारेंगे जो कि ऑड है। राउंड ऑफ करोगे तो बोलो ये राउंड ऑफ होकर 18.4 बन जाएगा। अरे बोलो यार। लेकिन इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा सर तो ये बनेगा 143.4। अरे सर, है ना, सही है। ये देखो अप टू 3 डिजिट तक रखना है, यानी कि 67 को हटाना है। बेटा जब अभी तक केवल आखिरी डिजिट को देख रहे थे तो 5 से बड़ा 5 से छोटा देख रहे थे। अब आखिरी के 2 डिजिट्स को हटाना है तो हम 50 से बड़ा और 50 से छोटा देख लेंगे सर। 50 से बड़ा 50 से छोटा, 50 से सर बड़ा है, सर ये 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है सर, तो क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। जैसे ही 1 ऐड करेंगे सर 190 बन जाएगा। लेकिन भैया 18,000 था तो उसमें 2 जीरो और बढ़ेगा, टोटल 19,000 हो जाएगा राउंड ऑफ होने के बाद। अरे यार 19,000। कुछ बच्चे 190 लिख रहे हैं। अबे जो चीज 18,000 है वो मतलब 190 हो जाएगा वो राउंड ऑफ होके, है। पापा ने 18,265 रुपया दिया। नहीं पापा आपने तो हमको 180 रुपया दिया था, राउंड ऑफ कर दिया हमने बाकी सब।
ऐसा थोड़ी होता है। 18,000 था तो 19,000 होगा ना बेटा, जीरो तो रख दो भाई। राइट राइट। चलो ये देखो, इसमें कह रहा है 3 डिजिट तक रखना है, यानी कि इस बार फिर से किसको हटाना है बेटा, 53 को। 53 क्योंकि 50 से बड़ा है तो यहां पर क्या होगा भैया, 1 ऐड हो जाएगा, तो 12.7 बन जाएगा अप टू 3 डिजिट। तो 3 डिजिट है यहां पर हमसे कह रहा है अप टू 3 डिजिट, 3 डिजिट, यानी कि इस बार 337 को हटाना है बेटा, 337 3 डिजिट हटाने। तो 500 से बड़ा 500 से छोटा देखेंगे, क्योंकि ये 500 से छोटा है तो इसको गोली मार देंगे, खत्म बात। 248, लेकिन नहीं, 3 जीरो आ जाएंगे इनकी जगह पर। बोले यार, अरे भाई समझ आया क्या, समझ आया क्या? एक बालक कह रहा है क्या सच में सर 40 स्लाइड हैं बेटा, 35 तक पहुंच गए हैं, 5 ही बचा है, टेंशन ना लो। तो अगला हो गया सर 5 डिजिट तक करना है, 1 2 3 4 5, इसको हटाना है। इसके पहले वाला ऑड है तो उसको क्या बनाएंगे, 321.14 है सर, खाली है खाली है खाली, ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 4 डिजिट तक करना है बेटा, यानी इसको क्या करना है भैया, राउंड ऑफ करना है। इसको जैसे राउंड ऑफ करोगे दिस विल बिकम 101.6 इंटू 10 की पावर 6, इसको एज इट इज उतार दो। 31.325 इंटू 10 की पावर -5 अप टू 4 डिजिट करना है। जब 4 डिजिट की बात थी तो इसको हटाने की बात आई है, क्योंकि ये पहले से इवन है सर, तो ये 31.32 लिखेंगे, इंटू 10 की पावर में क्या था सर, -5 था, उसको एज इट इज रहने देंगे। सही है ना? क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। हाँ जी, राइट है ना? ओके। सानिया ने कहा सर सेकंड आंसर इज रॉन्ग। सानिया बेटा ये 5 है इसके पहले, क्योंकि पहले से इवन है, इवन है, तो इवन लोगों को हम नहीं छेड़ेंगे, हम ऑड लोगों को छेड़ेंगे खाली, है ना? इवन से हमें कोनो दिक्कत नहीं, हमें ऑड से दिक्कत है। क्या ये समझ में आया बेटा? अक्षरा कह रही सर शायरी सुना दो, बिल्कुल सुना के जाएंगे, टेंशन ना लो तुम। हाँ प्रशांत भाई सुनाएंगे, बस ये समझ लो पहले, ये आ गया हो तो अपना दिल दिखा दो चैट बॉक्स में, ये आ गया हो तो दिल दिखा दो चैट बॉक्स में। सर लास्ट के सेकंड वाला कैसे आया बेटा? लास्ट का सेकंड वाले में कह रहा 4 डिजिट रखने हैं, इस 5 को गोली मारनी है। इसके पहले वाला नंबर बेटा ऑड है, जब ऑड होता है तो हम छेड़ते हैं, जैसे ही छेड़ते हैं 1 बढ़ा देते हैं, तो 101.6, और इसको हम नहीं छेड़ते हैं, 10 की पावर एज इट इज, यहां भी 10 की पावर एज इट इज, खत्म बात, है ना जी? सभी को बात समझ में आई? एकदम बढ़िया चीज है, एकदम आसान सी चीज है। आदित्य पांडे कह रहे हैं 4 इज रॉन्ग। बेटा जितने साल के तुम नहीं हो ना, उतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसे लिखते हो मेरे दिल पे लग जाती है बात। हाँ 12.653 अप टू 3 डिजिट रखना है बेटा, 3 डिजिट तक हमें रखना है ना? 3 डिजिट तक रखने का मतलब क्या हुआ कि 53 को हटाना है। 53 क्योंकि 50 से बड़ा है तो इसके पहले वाले में 1 हमने बढ़ा दिया, 12.7 लिखा, तो क्या दिक्कत है तुमको नालायक? ठीक नहीं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे रे बाबा, है बताओ? सर आपका निक नेम क्या है? SSS आर्मी का हेड है? चलो सर, अब आखिरी चीज के ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सिखा दें फटाफट, है ना? और ये लेक्चर को दी एंड कर देंगे, 5 मिनट के अंदर लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। आखिरी चीज के ऊपर बेटा हम लोग आ गए हैं, लास्ट चीज है, जरा ध्यान से सभी लोग समझेंगे। रूल नंबर 1, जब हम किसी भी 2 डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जोड़ने और घटाने में ये नियम चलता है बेटा। जैसे हमने इसमें से इसको क्या किया, घटा दिया, तो यहां पर हमें ऑब्जर्व क्या करना होता है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? इसमें 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 है, इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं? 1 डिजिट है। जो इनमें से मिनिमम होगा वही आंसर में भी होगा,
वही आंसर में होगा। इसमें से इसको घटाया, ये आंसर आया, बोलो इसमें कोई डाउट हमको नहीं है, कोई डाउट नहीं, घटाना आता है सर, घटा लेंगे हम लोग, ठीक। लेकिन सर आंसर में क्या लिखा जाए, आंसर में क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। तो तुम्हें इस 87 को क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसको जैसे ही हटाओगे इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 0.1 विल बी योर आंसर, 0.1 विल बी योर आंसर। जैसे यहां पे हमसे कह रहा है इसको इसको और इसको ऐड करो, सबसे पहले जोड़ना है। देखो जोड़ना तुम सबको आता है, हमने भी जोड़ के रख दिया आंसर, ठीक है, जोड़ दिया हमने। इसमें डेसिमल के बाद 2 है, इसमें 1 है और इसमें 3 है। अब तुम मेरे को आंसर बताओ क्या होगा, आंसर में क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए। सिंपल बात है, जोड़ने और घटाने में सिंपल सी चीज ये देखनी होती है कि डेसिमल के बाद, है ना, डेसिमल के बाद कितने मिनिमम डिजिट्स दिए हुए थे। डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद 1, तो आंसर में भी हमें मिनिमम 1 ही चाहिए। फिर यहां डेसिमल के बाद 2 है, यहां 1 है, इसमें 3 है, तो हमें भी डेसिमल के बाद आंसर में कितने चाहिए, 1। डेसिमल के बाद 1 तो 31.1। क्यों, क्योंकि 22 को हटाना था जो कि 50 से छोटा है, तो इसको सीधे गोली मारेंगे बिना कुछ सोचे समझे, खत्म। 31.1 है ना, 31.1 इज द राइट आंसर। अरे रे रे बाबा आए रीसेंट डाउट में, सर गर्लफ्रेंड बनाना जरूरी है, कटवाना हो तो बना लो है? बहुत मारे जाग बेटा, तुम्हारे पापा को भेजूंगा ये मैं तुम्हारा मैसेज, टेंशन ना लो, तुम्हारा नंबर निकलवाऊंगा, फैन हो ना तुम मेरे, पंखा बना के नचाएंगे पापा तुम्हारे। कोई नहीं सर, 4th में 6 तो इवन है, तो 7 काहे किया, कहां बेटा, अरे बबुआ 53 को हटाना था बेटा, 5 की बात नहीं हो रही है इस बार, 53 की बात हो रही है, 53 की बात हो रही, 53 की बात हो रही है, 5 की बात नहीं हो रही है। यहां पर अगर ये 3 ना होता तब तुम्हारी बात सही थी, तब मैं इसको 12.6 लिखता, लेकिन क्योंकि यहां 3 भी है तो 3 5 तो करना पड़ेगा, मतलब 5 3 दोनों को हटाना पड़ेगा, 53 को हटाना है जो कि 50 से बड़ा है। समझ में आया ना? आई होप साहिल को बात समझ में आया होगा। 4 नंबर में बताया तो बेटा। हाँ सर, आज बैच ज्वाइन किया है तो बैकलॉग क्लियर कैसे करें? भैया देखो, बैकलॉग क्लियर करने का कोई चूरन नहीं आता है। लेक्चर बेटे छूट गए हैं, उन लेक्चर्स को अटेंड करना पड़ेगा। 1.5x पे लेक्चर को लगाओ और धड़ाधड़ देखो, मेहनत करो, एक्स्ट्रा मेहनत करो। 2 दिन केवल मेहनत कर दोगे, 3 दिन मेहनत कर दोगे, सब कवर हो जाएगा। 1 दिन में लेकिन ठान के बैठ जाओ, आज पूरा फिजिक्स कवर कर देंगे। अबे हुए कितने लेक्चर, आज चौथा लेक्चर है, 3 ही तो छूटे हैं। आज ही ठान लो साला, आज रात में सोने से पहले कवर करके सोएंगे हम। ये नहीं कि चदरा डाल के खुद को कवर कर लिया। खुद के नहीं, सिलेबस की बात कर रहा हूं। चारों लेक्चर देख डालो यार, कवर हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत, अभी तो कुछ खास तुम लोग का कुछ भी है ना, अभी कुछ भी क्या बोलते हैं, बैकलॉग वॉग नहीं है तुम्हारे पास। सर आपके जैसी बॉडी चाहिए, आओ दे देंगे उधार, ले लेना। अनुष्का गर्ग, सर आर यू मैरिड? किसी का प्रपोजल हो बेटा तो बताओ। हम खाली कानपुर में मैरिड हैं, बाकी जगह अनमैरिड है। कोई हो तो बता सकते हो। हाँ चलिए, अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। बेटा अभी तक मैंने आपको जोड़ना घटाना सिखाया था, है? एक बच्चा कह रहे थे ना क्लास में, सर बेसिक एलिमेंट्री मैथ सिखाओगे कि नहीं? आपका जोड़ना घटाना सिखा दिया, अब हम गुणा भाग सिखा रहे हैं, और क्या मतलब बच्चे की जान लोगे क्या? 11th क्लास में जोड़ना घटाना गुणा भाग सब सिखा रहे हैं, देखो तुमको हम। अब इस बार मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की बेटे बात करनी है। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में क्या होता है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट in product or quotient is same as the smallest number of significant figures in factor। इस बार तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। पिछली बार हमने क्या देखा था, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो आंसर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, बात खत्म। इस बार सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? 3। हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट होने चाहिए? 2। कितने सिग्निफिकेंट होने चाहिए? 2।
हमने इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आया। मल्टीप्लाई सब लोग कर लेते हैं, उसको मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने पर ये आया, लेकिन आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर बेटा हमें चाहिए, तो मैं 5 को राउंड ऑफ करूंगा, बट क्योंकि इसके पहले की जो संख्या है वो इवन है, तो उसको सीधे सीधे रहने देंगे। 0.62 हमारा आंसर बन जाएगा। अब यहां पर देखो क्या है, 2.5 में 1.25 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, बट इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 है, तो बोलो आंसर में भी 2 ही होने चाहिए। तो आंसर हमने क्या लिखा, 3.2 लिखा, सॉरी 3.1 लिखा, क्योंकि 25 हमने हटा दिया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जब बात एडिशन और सब्ट्रैक्शन की आती है बेटा, जब बात एडिशन और सब्ट्रैक्शन की आती है, तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं, जो मिनिमम डिजिट होते हैं वही आंसर में होने चाहिए डेसिमल के बाद। इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3, तो आंसर में 2 होने चाहिए। यहां भी वही चीज है, इसमें 2, इसमें 3, आंसर में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, खत्म बात। क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन लो सर, डेंसिटी की वैल्यू ये गिवन है, वॉल्यूम की वैल्यू ये गिवन है, सर मास क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास? मेरे प्यारे बच्चों, डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास जो है वो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम होगा। डेंसिटी की वैल्यू है 2.15, वॉल्यूम की वैल्यू है 2.5, दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। 2.15 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 का, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 5.375। अब तुम्हें फाइनल आंसर में बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। चलो फाइनल आंसर बताओ हमारा क्या होगा इनमें से, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? बस ये लेक्चर कंप्लीट होने वाला है बेटा, है ना, कंप्लीट होने वाला है। तुम लोग बस फटाफट आंसर बताओ। लेक्चर इज अबाउट टू एंड। जो पढ़ाना था आज पढ़ा दिया, बताओ जल्दी से बताओ, व्हाट शुड बी द आंसर, ए बी सी डी, कौन सा आंसर होना चाहिए? देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, तो हमारे आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2। राउंड ऑफ किसको करना है, 75 को, 75, 75 को हटाना है। 75 क्योंकि 50 से बड़ा है, तो हम 1 बढ़ा देंगे और हमारा आंसर इनमें से कौन सा बन जाएगा, 5.4 ग्राम विल बिकम अवर आंसर। शी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज राइट, है ना, तो शी इज राइट अगेन। सी वाला ऑप्शन हमारा फिर से बेटा बिल्कुल चकाचक सही है। 60% बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। विकसित सक्सेना साहब जो हैं फिर से आगे हैं, पांडे जी भी हैं, वैष्णवी है ना। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप लोग समझ ही गए होंगे इन क्वेश्चंस का आपको क्या करना है ना। इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में मैंने 3 क्वेश्चंस और दिए थे, उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। नहीं आएगा अपन बताएगा, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आपको जरूर आएगा, राइट है। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, आप लोगों के अंदर एक दो मैं कमी देखता हूं। कमी क्या है, आईएससी वाले बच्चे, आईसीएससी वाले बच्चे लेक्चर पढ़ लेते हैं, लेकिन लेक्चर ओवर होने के बाद लाइव चैट में तो आप रिस्पॉन्स करते हैं, बट लेक्चर एंड होने के बाद आप लोग उस पर कमेंट्स, अपना फीडबैक कमेंट्स नहीं लिखते हैं। बट आपको लिखना चाहिए यार। आप लोग जब कमेंट्स लिखते हो ना, तो टीचर की एनर्जी अपने आप बढ़ती है, टीचर को भी मजा आता है वो कमेंट्स पढ़ के, तो उसका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे ही लेक्चर एंड होता है आपको उसकी रेटिंग करनी चाहिए। मजा आया लेक्चर में तो 5 स्टार करना चाहिए। फिर आपको वहां कमेंट्स भी लिखने चाहिए उस पर कि यार पढ़ा था, मजा आया, सर ने डिटेल में समझाया, ये वाला पॉइंट किताब में भी नहीं था वो भी सर ने समझाया। जैसे कांस्टेंट्स में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होते हैं, आप ढूंढ लेना, आपको आपकी किताब में नहीं मिलेगा, बट वो किताब में, मतलब वो पॉइंट में आपके लिए एक्स्ट्रा लेकर आया। तो आपको इन चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए और लिखना चाहिए इन चीजों को, ताकि जब टीचर भी देखता है तो उसको भी ये फील होता है कि यार उसकी मेहनत बच्चों तक सच में पहुंच रही है, बच्चे उसको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। दूसरी बात, ये तो पहली बात हुई, इससे टीचर खुश होता है, टीचर का एक एक्साइटमेंट बढ़ता है। दूसरी बात, जब तुम ही लोग इसी लेक्चर को वापस से रिवाइज करने आओगे और अपना कमेंट देखोगे कि यार कितने सारे लोगों ने इतना पॉजिटिव कमेंट लिखा है, तो लेक्चर ओपन करते ही तुम्हारा दिमाग अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं यार बहुत बेहतरीन लेक्चर है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने देखो कितनी सारी पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हैं इस लेक्चर में। तो आपको जरूर ये काम करना चाहिए, और मेरे में ही नहीं हर टीचर में करना चाहिए और सबके में लिखना चाहिए।
जो भी आपको अच्छा लगे वहां पर। अगर कुछ खराब भी लग रहा है तो वो भी लिखो, है ना। अब ये मत लिखो सर वो आपने सेकंड स्लाइड में वो वाला क्वेश्चन बताया था वो नहीं समझ में आया, ये लिखने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चीज आप लेक्चर को एक बार रिवाइज करोगे आपको बात समझ में आ जाएगी, है ना। वो तो रिवीजन वाली बात है, एक बार रिवाइज कर लोगे पूरी पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये काम आप सभी को करना चाहिए, राइट। क्योंकि जिस तरह से मैंने देखा सीबीएसई वाले बच्चे अपने टीचर्स के सपोर्ट में हरदम खड़े रहते हैं, आईसीएसई वाले बच्चे एक तो संख्या में भी कम हो आप लोग, है ना, और आप लोग वो तरीके का सपोर्ट अपने टीचर्स को शो नहीं करते हो जो कहीं ना कहीं लैक कर जाता है। सीबीएसई वाले जितने बच्चे हैं वो अपने टीचर्स को भयंकर लेवल पर सपोर्ट करते हैं, बट आईसीएसई वाले बच्चे उतना नहीं करते। वो पावर भी आपकी दिखनी चाहिए, राइट, कि आपके टीचर्स सबसे दमदार हैं तो आपको वो चीज शो भी करना पड़ेगा। जब करोगे तभी समझ में आएगा। और मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं अपने सारे आईसीएसई टीचर्स के लिए बोल रहा हूं, सबके बिहाफ पर ये बात बोल रहा हूं कि ये टीचर्स का एप्रिसिएशन कौन करेगा? बच्चा नहीं करेगा तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि उसने उस क्लास में जो मेहनत किया था वो सच में सफल हुआ कि नहीं हुआ, है ना। जब बच्चे अप्रिशिएट करते हैं तो टीचर और मेहनत करके अगली क्लास में आएगा, वो और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांट करके लाएगा। मैं आपको बताऊं, एक बच्चे ने मुझे मेल किया था, क्लास 11th का एक बच्चा था, उसने मेल किया, उसने कहा कि सर जब मैं आपकी क्लास करता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं, लेकिन मैं फलाने वो वाले सर की जब मैं क्लास करता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देने पड़ते हैं। अब आप मुझे बताओ सर आपकी क्लास ज्यादा अच्छी है कि वो वाली क्लास ज्यादा अच्छी है, मैं आपके साथ पढ़ूं या उसके साथ पढ़ूं? तो तुम लोग मुझे बताओ, अगर मेरे लेक्चर में तुम्हें 4 क्वेश्चन ऐसे मिले जिसमें तुम्हें सच में 2 बार देखना पड़ रहा है, सच में तुम्हें जेन्युइनली उस पर एफर्ट्स देने पड़ रहे हैं, तो मेरा लेक्चर बेटर है या कोई ऐसे टीचर का लेक्चर जिसने वो क्वेश्चन ही नहीं कराया? जब टफ कराया ही नहीं तो बच्चे को डाउट ही नहीं आया, जब डाउट ही नहीं आया तो फिर दिक्कत किस बात की? फिर तो मस्ती मस्त है, बढ़िया है। आप बताओ कौन सा, किसका लेक्चर फिर बेटर हुआ? मैंने उस बच्चे को यही जवाब दिया, हम कहा बेटा ये डिसीजन तुम्हारा है, मैं नहीं बोलूंगा इसमें कुछ। अगर मेरे लेक्चर में आपको 4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऐसे मिलते हैं जो यार ये तो किसी किताब में नहीं मिला, ये पता नहीं सर कहां से ले आया यार, इसका मतलब उस क्वेश्चन को ढूंढने में लाने में हमने एक्स्ट्रा एफर्ट किया ना, तो वो मैं आपके लिए लेकर आया ताकि आप सीख लो इस चीज को। तो ये चीज का एफर्ट्स आपको जो है समझना चाहिए कि जो टीचर मेहनत कर रहा है आपके लिए कर रहा है। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, ये सपोर्ट आप लोगों का हमें हमेशा, मतलब टीचर्स को हमेशा चाहिए होता है, राइट। और उम्मीद है आप लोग देंगे भी, देते भी हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, करते भी हैं। आप लोगों ने गदर काट दिया था पिछली बार मैराथन में, शैलेन सर चाहिए, शैलेन सर चाहिए, शैलेन सर चाहिए, है ना। तो मैंने देखा था ये बात, लेकिन ये सपोर्ट आपका हमेशा बेटा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारी एनर्जी है। आप जितना सपोर्ट करते हो हमारी एनर्जी उतनी बढ़िया होती है। अगले लेक्चर में हम उतनी ही मेहनत के साथ और चीजें आपके लिए लेकर के आएंगे। और जब वो सपोर्ट डाउन होता है, जब कमेंट्स नहीं आते, फीडबैक नहीं दिखाई पड़ता, तो ये लगता है यार इसका मतलब शायद बच्चे नहीं, उनको नहीं मजा आ रहा, छोड़ो यार काहे इतनी मेहनत करनी है, हटाओ ये क्वेश्चन, क्या सीधे टॉपिक पढ़ाओ, आगे बढ़ो, है ना, सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा। तो ये काम क्योंकि मैं नहीं करता दिल से, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मतलब, और आपके आईसीएसई में मैं देख रहा हूं जितने टीचर्स हैं बेटा, सब एक नंबर टीचर्स हैं, लेकिन सभी को आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत रिक्वायरमेंट है ना, तो वो दिया करो। चलो जाते जाते आप सभी को मैं एक शायरी सुनाता हूं, है ना, शायरी सुनाता हूं। हमने कब कहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब कहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए। दर्द भरी शायरी है। हमने कब कहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, बस इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए। तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, है यही बात तो खेल दोबारा हो जाए। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, मिलेंगे अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ, है ना। मैं आपका सिलेबस चेक कर लूंगा। उम्मीद करता हूं सभी को मजा आया होगा ये लेक्चर अटेंड करने में, पढ़ने में। बहुत सारी चीजें आपने आज के इस लेक्चर में सीखा होगा, है ना। और फाइनली लीडर बोर्ड पे देख लो कौन कौन सबसे आगे हैं। ऋतु सबसे आगे हैं, इक्षित पांडे हैं, दिव्यांग गुप्ता जी हैं। ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने 9 में से 9 क्वेश्चन सही किए हैं। इसके बाद विकसित सक्सेना है, नमन है, इति, राहिल है, सौम्या, नैना और आकृति, ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने 9 में से 8 क्वेश्चन सही किए हैं। यानी आज की क्लास में भाई केवल 3 बच्चे हैं जो 9 में से 9 क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो भाई इन बच्चों को सैल्यूट है, ये सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। हालांकि 10 के 10 बच्चे
और भी बहुत होंगे जिनके 8 क्वेश्चन सही रहे होंगे, है ना। तो आप सभी लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों मेहनत करते रहो। मैं आईसीएसई के आप बच्चों को अगले साल उस मकाम पे देखना चाहता हूं जहां थोक के भाव में अपने क्लास 12 से बच्चे टॉपर निकले और साथ ही साथ जेई नीट में भी सेलेक्ट हो। मुझे वो थोक के भाव में चाहिए, बल्क में वो चीज चाहिए, राइट। कि बल्क में अपने पास ऐसा रिजल्ट हो कि साला 1000 बच्चे खड़े हैं हमारे पास, सब सिलेक्टेड है और सब बोर्ड्स में भी फोड़ के आए हैं और जेई नीट भी सिलेक्टेड है। वो तभी होगा जब आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे। आप में से जो बच्चे अभी जैसे अर्जुना में पढ़ रहे हैं और उसके साथ उदय में पढ़ रहे हैं, आपको फील होगा ये बात, यार देखो ये मैं लेक्चर अटेंड करता हूं लेकिन इससे मेरे दोनों चीजों का काम हो रहा है, कंपटीशन का भी हो रहा है, मेरे बेसिक्स भी बहुत क्लियर हो रहे हैं, है ना। तो चलो यार मिलेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। और जाते जाते तुम्हारा गाना सुन के जाना, है ना। आयुष कह भी रहे हैं भाई, तो आयुष भाई लो तुम्हारे लिए।